क्या करिएगा, पीछे की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और आपका पीछे का लेक्चर छूटा हो किसी का भी तब, क्योंकि एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है सब। ये तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे। हम कल बात कर रहे थे, देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि आईपीसी क्यों लाई गई, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात किया। फिर हमने देखा आईपीसी लाई किस चीज के लिए गया, तो देखा जो अपराध होते हैं उसके लिए लाई गई। ये एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड का एक एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में अभी तक लागू नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड का मतलब होता है यूनिफॉर्मली ये एक्ट सब पर एप्लीकेबल होता है। यूनिफॉर्मली सभी भारतीयों पर एक ही आपकी क्या होता है, क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हमने देखा ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस की परिभाषाएं देखी। ऑफेंस के बाद हमने देखा कि अगर कोई ऑफेंस बनता है तो कैसे बनता है, इसको बोलेंगे इसेंशियल ऑफ ऑफेंसेस, वो देखे। उसमें हमने 4 चीजें देखी थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंसरिया थी। देन हमने मेंसरिया को समझा, बहुत अलग अलग प्रकार से समझा कि मेंसरिया क्या होती है, किसने क्या कथन कहे मेंसरिया के बारे में, मेंसरिया कैसे अपने इंडिया में लागू होती, पॉजिटिवली कैसे लागू करते हैं, नेगेटिवली कैसे लागू करते हैं, क्या डायरेक्टली मेंसरिया लागू होती नहीं होती है, तमाम चीजें हमने देखी। इसके बाद हमने मेंसरिया के एक्सेप्शंस भी देखे थे। और हमने कल शायद फिर जब ये सारी चीजें हो गई थी, तो मैंने आपको बताया था अपराध के 4 चरण होते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन, अर्थात सबसे पहले तैयारी। तभी तैयारी क्या होती है, कभी भी दंडनीय नहीं होती है। तैयारी का मतलब होता है एक प्रकार से साधनों को जुटाना, ठीक है, तैयारी और इसका मतलब, और दूसरा तैयारी क्यों दंडनीय नहीं होती, आपको एग्जाम्पल रीजन भी बताया था, क्योंकि जो हमारा आईपीसी है या हम जो हमारी जो लॉ है वो ये सीधा सीधा किसी के मन के अंदर या किसी के हृदय में झांकने की वो कोशिश नहीं करता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा। और दूसरी चीज वो ऐसा प्रिज्यूम भी हम करता, हमारा लॉ ऐसा प्रिज्यूम करके भी चलता है, या साइंस ऐसा प्रिज्यूम करती है कि आप किसी के मन में क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते। इसलिए एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा उसे हम कभी भी पनिश नहीं करते। दूसरा होता है जब व्यक्ति के मन में कोई चीज आती है तो उसके बाद उसके लिए वो तैयारी करता है। तैयारी का मतलब होता है साधनों को जुटाना। अब जो साधन जुटाना होता है, क्या ये दंडनीय होता है, तो जनरली ये भी दंडनीय होता। लेकिन आईपीसी में कुछ ऐसे अपराध है जब आप क्या करते हो, साधन को जुटाते हो, वो दंडनीय होता है। जैसे अगर राज्य के विरुद्ध अपराध करने के लिए आप साधनों को जुटा रहे हो, जैसे मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं अपने यहाँ, पता चला भैया क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, रीजन था कि आप भारत सरकार के विरुद्ध या भारत के विरुद्ध युद्ध करना चाहते थे, या आप डकैती के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, तो कुछ ऐसी प्रिपरेशन होती है, या आप नोट वगैरह जो होते हैं ना, सिक्के वगैरह, सिक्के को कूटकरण वगैरह करना चाहते हो, तो इनकी प्रिपरेशन दंडनीय होती है। ये हो गया। अब हमने तीसरी स्टेज आपको बताई कि अब देखो 2 स्टेजेस हो गई। पहली स्टेज हो गई प्रिपरेशन, जो ये कभी भी पनिशेबल नहीं होती, नॉट पनिशेबल एट ऑल, नॉट पनिशेबल, ये कभी भी पनिशेबल नहीं होती। दूसरी स्टेज क्या होती है, क्या, अरे सॉरी, इंटेंशन लिखना, इंटेंशन। दूसरी क्या होती है, प्रिपरेशन। ये क्या होती है, जनरली नॉट पनिशेबल, ये भी नॉट पनिशेबल होती है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या हो जाती है, ये एक्सेप्शन अर्थात अपवादित स्थिति में से क्या कर देते हैं, इसे हम पनिश करते हैं, ठीक है। तीसरी स्टेज के बारे में जिसके बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं प्रयत्न। अटेम्प्ट क्या होता है, ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, दंडनीय होता है। ऑलवेज पनिशेबल, हमेशा दंडनीय होता है किसी भी कंडीशन में। और फोर्थ कंडीशन आपकी होती है, वो होता है अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिश मतलब अपराध जब पूरा हो जाता है, और ये तो जब पूरा अपराध हो जाएगा, जब अटेम्प्ट दंडनीय है तो पूरा अपराध तो दंडनीय हो गई होगा। अब अंतर क्या है, अटेम्प्ट के साथ 2 चीजें हैं। अटेम्प्ट या तो क्या होगा, आपका सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। जैसे अपन सिविल जज का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बोलते नहीं है कि हम सिविल जज का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। अटेम्प्ट के साथ हमेशा 2 चीजें होती है, या तो अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है या अनसक्सेसफुल होता है। अगर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ तो उसके लिए आपको दंड क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, और अनसक्सेसफुल हुआ तो दंड कम मिलेगा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेशन ऑफ ऑफेंस, अपराध पूरा हो गया तो दंड ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर अटेम्प्ट आपका पूरा नहीं हुआ तो आपको दंड क्या मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन दंड मिलेगा। अब देखो यहां तक तो ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप स्टेजेस देख रहे होगे तो वो ये 2 बनती स्टेजेस। रीजन क्या है इन 2 स्टेजेस का सबसे इंपॉर्टेंट होने का, ये जो 2 स्टेजेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जब भी मामला चलता है तो जब दो पार्टीज होती है, देयर आर 2 पार्टीज, एक प्रोसिक्यूशन बोल दीजिए, एक एक्यूज की पार्टी बोल दीजिए, एक अभियुक्त होता है, एक अभियोजन होता है। होता क्या है, अब दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात रखते हैं। अब देखिए समझो, एक के ऊपर इल्जाम है, एक एक्यूज है, और इसका केस चल रहा है बी के साथ, और ये अपराध है, किसने बी को क्या किया है, किल किया है। अब देखिएगा, एक पार्टी ए हो गई, एक बी हो गई। अब या मैं बोल रहा हूं कि समझिए सीधा सीधा ऐसा मान लीजिएगा, देयर आर 2 पार्टीज, एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। ए के ऊपर आरोप है, ए कौन है, एक्यूज है, और ए के ऊपर आरोप है कि इन्हें बी के ऊपर क्या चलाई है, गोली चलाई है।
जो गोली बगल से निकल गई है, या गोली चलाई है या चलाने वाला था। अब आप थोड़ा सा अंतर देखेंगे, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। अगर यह साबित हो गया कि ए ने जो किया था वो अटेम्प्ट था, तो ए को क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर ए के वकील या ए ये साबित कर पाया कि वो अटेम्प्ट नहीं था, वो अभी केवल प्रिपरेशन के दौर पे था, तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉट गिल्टी होगा, नॉट पनिशेबल। तो सबसे बड़ा तो यही है कि कब तक हम उसे अटेम्प्ट माने और कब प्रिपरेशन मान ले। ये मेन तो फंडा यही आया। तो इसके लिए अब बहुत सारी चीज है, जैसे एक आपने सुबह क्वेश्चन किया था कि एक व्यक्ति किसी की जेब पे हाथ डालता है, जेब में तो कुछ था ही नहीं। अब जब जेब में कुछ था ही नहीं तो चोरी भी कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन तो था ना। अब ये प्रिपरेशन कैसे होगा वो देखते हैं ना। इसको इम्पॉसिबल अटेम्प्ट की कैटेगरी में लेके आते हैं। क्या इम्पॉसिबल अटेम्प्ट भी होगा? तो इसके लिए क्या है, विधायिका ने बहुत सारे कुछ नियम बना के रखे हैं कि अगर आपको पहचानना है कि अटेम्प्ट है या प्रिपरेशन, तो इसके बीच में क्या आती है, हम कुछ आपको डॉक्ट्रिन बताएंगे जो अटेम्प्ट के, जो बताता है अटेम्प्ट कैसे होगा। तो चलिए, अगर ये वाली कैटेगरी में आ रहे हो तो अटेम्प्ट होगा, नहीं आ रहे हो तो फिर क्या होगा? प्रिपरेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम डाल लेते हैं, हेडिंग डालिए, थ्योरी ऑफ अटेम्प्ट, प्रश्न के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ अटेम्प्ट क्या है भैया? थ्योरीज, एग्जाम्पल डालेंगे, हेडिंग डालेंगे थ्योरीज ऑफ अटेम्प्ट। अब पहले आपको इसके पहले बस हल्की सी ये चीज बता दूं कि आईपीसी में 3 प्रकार के अटेम्प्ट है। आईपीसी में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अटेम्प्ट नहीं है, 3 प्रकार को कैटेगराइज किया गया है। यहां पे देखिएगा, अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट है जो उस सेक्शन में ही है, एक अटेम्प्ट है जिसके लिए अलग से सेक्शन है, और एक अटेम्प्ट है जिसके लिए कॉमन सेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके लिए 3 जगह पे प्रावधान है, 3 अलग अलग प्रावधान है। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे अपराध है जो व्यक्ति अपराध करता है वही अटेम्प्ट के लिए भी सजा है। जैसे अगर आप सेक्शन उठा के देखें 121 या 124, 121 उठा लीजिए, 124 उठा लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। या आप कुछ और सेक्शंस उठा सकते हैं, जैसे आप 397, 398 उठा लीजिएगा, 397 और 398। अगर इस प्रकार की कुछ सेक्शंस उठाते हो, और भी बहुत सारी सेक्शन है, 10-12, कुछ ऐसी सेक्शंस आईपीसी में बताई गई हैं कि जब आप समझो राज्य के विरुद्ध अपराध करने की बात कर रहे हो, 121, तो जो आपको अपराध करने में दंड मिलेगा वही अटेम्प्ट में भी दंड मिलेगा। मतलब अटेम्प्ट भी अपराध के बराबर ही दंडनीय होगा। कुछ ऐसी सेक्शंस है, कम से कम आईपीसी में लगभग ऐसी के आसपास 20 के आसपास ऐसी सेक्शंस है कि जब अटेम्प्ट, और मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, जब अटेम्प्ट आप करोगे, जैसे अटेम्प्ट मतलब प्रयत्न करोगे, तो प्रयत्न भी उतना ही खतरनाक हो या उतना ही दंडनीय होगा जितना आपका मूल अपराध होगा। जैसे आप मर्डर करिए किसी व्यक्ति का और अटेम्प्ट टू मर्डर करिए तो अलग अलग दंड है, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में अलग है। अब दूसरी चीज आती है कि ऐसी कुछ सेक्शंस है जो मर्डर के लिए, अटेम्प्ट के लिए अलग है और सक्सेसफुल ऑफेंस के लिए अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन बात करते हैं, हम अगर अपराध करते हैं आईपीसी की 302, मर्डर करेंगे 302, अटेम्प्ट करेंगे तो स्पेसिफिकली 307 सेक्शन, ये स्पेसिफिक सेक्शंस दी गई हैं अटेम्प्ट की। 308 स्पेसिफिक सेक्शन दी गई है अटेम्प्ट की कि अगर व्यक्ति अटेम्प्ट करता है तो 308 7 लग सकती है, अटेम्प्ट टू मर्डर 308, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड लग सकती है, 393 लग सकती है जो अटेम्प्ट टू रॉबरी हो सकती है। ये स्पेसिफिक आपको सेक्शन दी गई है, यहां पे आपको स्पेसिफिक दंड आ गया। अब देखिए 2 चीजें पता चली, पहला कि अगर कुछ आईपीसी में ऐसी सेक्शन दी गई अटेम्प्ट के लिए कि जब व्यक्ति अटेम्प्ट करेगा तो उसे मूल अपराध के बराबर ही दंड दिया जाएगा। अगर आपने बोला ना कि मूल अपराध करने पे 10 साल की सजा थी, तो कह रहा है कि अगर मूल अपराध करने पे 10 साल की थी और अगर आपने वो वाला अपराध कर दिया जो इस कैटेगरी में आ रहा है तो आपको अटेम्प्ट करने पे भी सेम पनिशमेंट मिलेगी, पहली कैटेगरी। दूसरा कह रहा है कि सेक्शन ही अलग अलग बना दी, जैसे हमने अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है, मर्डर कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर की सेक्शन अलग है, और कहा कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करेगा तो उसे 302 लगेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर करेगा 307 लगेगी, अगर वो क्या करेगा, कल्पेबल होमोसाइड करेगा 304 लगेगी, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड करेगा 308 करेगी। तो सेक्शन ही अलग अलग बता दी। और तीसरी कैटेगरी होती है कि अगर ये मामला ना यहां जा रहा है ना यहां जा रहा है, तो इसके लिए कॉमन सेक्शन बताई गई है, वो होती है रेस्टोरेटरी सेक्शन, दैट इज 511, कि अब मामला कहीं पर नहीं जा रहा, किसी व्यक्ति ने अटेम्प्ट किया लेकिन ना उसकी अपराध के बारे में यहां सजा है, स्पेसिफिक सेक्शन है, ना उसके लिए अलग से सेक्शन है,
तो 511 कह रही है कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, हमारे पास ले आओ, हम उसे क्या करेंगे, जितना दंड उसको अपराध के लिए मिल सकता है तो उसका आधा दंड दे देंगे। तो 3 प्रकार से अटेम्प्ट को कैटेगराइज यहां पर किया गया है। क्लियर हुआ? जब सेक्शन पढ़ोगे तब धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि किन सेक्शंस के बारे में बात करें। जिन्होंने पढ़ी है सेक्शन ऑलरेडी उन्हें समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ी उनको आ गया होगा, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी आईपीसी तो उनको अभी हो सकता है समझ में ना आए कि अभी हम किन चीजों की बात करें। लेकिन जब आप पढ़ लोगे तो जब आप बैक से रिवीजन करना चालू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने इस प्रकार की बात की थी। अब हम आते हैं अपराधों की थ्योरी, जिसको बोलते हैं प्रश्न के सिद्धांतों के बारे में। तो प्रश्न के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। अब याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए प्रश्न कहां स्टार्ट होता है, देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अपराध का दूसरा चरण कौन सा था? दूसरा चरण कौन सा था? तीसरा चरण कौन सा है? अंतर है दोनों में बहुत बड़ा, इतना बड़ा अंतर है कि ये कभी भी पनिशेबल नहीं होता, ये नॉट पनिशेबल है, ये नॉट पनिशेबल है। जनरली 3-4 केसेस को छोड़ दिया जाए, आईपीसी में इतने सारे अपराध बताए हैं, 2-3 अपराधों को छोड़ दो तो ये कभी पनिशेबल नहीं है। और अगर इसकी तरफ जाते हैं तो ये ऑलवेज पनिशेबल है। चाहे किसी का भी अटेम्प्ट कर दो आईपीसी में किसी भी अपराध का, ये ऑलवेज पनिशेबल है। मतलब यहां तो एक्सेप्शन भी नहीं है कि इसका अटेम्प्ट करोगे तो हम बचा देंगे। अगर आप किसी के ऊपर थूकने का भी अटेम्प्ट कर दो तो ये भी पनिशेबल है। अब बोलोगे ये तो हम रोज कर देते, या तो ये भारत में तो चलता ही रहता है, क्या थूकना भी? हाँ थूकना भी, अगर आप आईपीसी पढ़ो तो थूकना भी क्या अपराध है। वो डायरेक्टली हमने वैसी पढ़ी नहीं आईपीसी, अपन जो नॉर्मली जो कार्य करते हैं। अब बात होती है कभी कभार अपन दोस्ती में कर देते एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, होता ही है। जब लड़ाई है वो बच्चों वाली होती है, स्कूल कॉलेज वाली, ठीक है। ऐसा वहां उमेर अभी पढ़ के परसों लड़के आया, ठीक है, वो पूरी की पूरी सीनियर के ऊपर बोतल ही उड़ेल आया, ठीक है, बोले हमसे लड़ रहे थे तो हमने हमें जीत नहीं पा रहे थे, हमने बोतल उड़ेल दी। तो ये भी लड़ाइयां जनरली क्या आईपीसी एप्लीकेबल होगी? देखो इंटेंशन अगर नहीं थी तो नहीं हुई एप्लीकेबल, इंटेंशन होती तो एप्लीकेबल हो जाती। तो इंटेंशन का बड़ा रोल होता है, उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे कि इंटेंशन का क्या रोल होता है क्या नहीं होता है। तो अब देखिएगा, अब इतना बड़ा अंतर है कि एक चीज अगर आप या इस स्टेज तक हो, समझो ये मैंने एक हर्डल बना दिया, ये मैंने कह दिया था यहां तक प्रिपरेशन और यहां पे अटेम्प्ट है। तो अगर आप यहां तक आए, ये तो समझो ये है पूरा बैरियर, अब आप यहां तक आए, यहां तक आए तो आपको कोई दंड नहीं, और जैसे आपने इसको क्रॉस किया आप दंडनीय हो गए। तो एक्शन से पूछा गया कि भैया प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या अंतर है, तो बोल दिया भैया प्रिपरेशन जहां खत्म होती वहीं से अटेम्प्ट चालू हो जाता है। क्या उन्होंने बोला कि जहां प्रिपरेशन खत्म, प्रिपरेशन यहां पर आके, ये रोड है ना, ये यहां खत्म हो रही है प्रिपरेशन, ये रोड यहां पे खत्म है, इस रोड के आप जैसे उस साइड जाओगे तो हो जाएगा अटेम्प्ट। जहां पर प्रिपरेशन खत्म होगी वहीं से अटेम्प्ट चालू हो जाएगा, जहां पर प्रिपरेशन खत्म होगी वहां से क्या चालू हो जाएगा? अटेम्प्ट। तो अब यही तो समझना है कि प्रिपरेशन चलेगी कब तक, कहां तक प्रिपरेशन चलेगी। यहां तो कोई रोड तो दिख नहीं रही है, रोड होती तो समझ जाती, तो आप कहते सर वो वहां पे एक एड्रेस है, वहां पे रोड में लाल पत्थर लगा है, लाल पत्थर तक जाओ तो यहां तक तो प्रिपरेशन है, और लाल से यहां से वो पीला पत्थर आएगा तो अटेम्प्ट है। लेकिन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है हमें। अब यही तो चीज समझनी है, तो इसी के लिए तो मैंने अभी आपको बताया कुछ सिद्धांत आए हैं जिनके माध्यम से समझने थ्योरी ऑफ अटेम्प्ट कि अटेम्प्ट कहां खत्म होगा। न्यायालय के पास जब मैटर जाता है तो न्यायालय तो पढ़ा लिखा है, वहीं जज बैठा है, जैसे आप जज की तैयारी करें तो आपको यही तो चीज देखनी पड़ेगी कि भैया कौन सा टेस्ट हम करें और टेस्ट के माध्यम से कैसे पहचाने कि क्या प्रिपरेशन है क्या अटेम्प्ट है। तो कुछ विधायिका ने हमारे टेस्ट दिए हैं, लिखते हैं सबसे पहले टेस्ट के बारे में, क्या क्या कौन कौन सा टेस्ट होता है, लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा लोकस, लोकस पहले टेस्ट के बारे में लिखेंगे। अब देखिए स्पेलिंग अलग अलग लिखी हुई है अलग अलग बुक्स में, आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, अलग अलग हिंदी में की होगा, इंग्लिश में अलग अलग स्पेलिंग है, ठीक है। इसको बोलते हैं लोकस पेनिन पेनिनटेंटाई, पेनिनटेंटाई, ठीक है, लोकस पेनिनटेंटाई टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? लोकस पेनिनटेंटाई टेस्ट। हिंदी में से क्या बोलते हैं? इसे स्थान परीक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। स्थान परीक्षण, स्थान परीक्षण। देखिए इसमें कहा गया कि
आपको अगर ये देखना है कि ये प्रिपरेशन थी तो अटेम्प्ट, तो एक चीज देखी जाती है, वर्ड में एग्जैक्टली कोड करता हूं इसमें क्या वर्ड यूज किए गए थे, फिर उसको समझाता हूं। वर्ड यूज किया गए थे, इफ द एक्यूज्ड हैज द अपॉर्चुनिटी टू रिपेंड और गिव द आइडिया ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। अगर अभियुक्त उस स्थान पर खड़ा था या उस जगह पर खड़ा था कि उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपराध को छोड़ सकता था और वापस अपने कदम पीछे ले सकता था, अपराध को छोड़ सकता था। रिपेंड, रिपेंड मतलब क्या बोलता है, रिपेंड का मतलब होता है क्या बोलते हैं, पछताना। वो पछता रहा है क्या हम यहां तक आए, हमसे ऐसा नहीं करना, और वो क्या कर, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को पीछे बैक कर सकता है। तो अगर वो उस स्टेज में खड़ा है कि वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को बैक करता है, अपन नहीं बोलते कि वो यार देखो लड़ने गया था लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या है, उसने अपने आप को बैक कर लिया। क्योंकि अभी जब तक आपने किसी को मारा नहीं, जैसे आप किसी को चाकू मार दो फिर पछताए क्या हो, बोलते नहीं जब तब पछताए का हो जब चिड़िया उड़ गई खेत, ठीक है, चिड़िया चुग गई खेत तब का पछताए का हो। तो उसके पहले पछताना क्या है, उसके पहले है, पहले ही करना है ना। तो ये क्या कह रहा है कि अगर अभियुक्त उस जगह पर खड़ा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है रिपेंड करने की, पछताने की अपॉर्चुनिटी है, अभी पश्चाताप कर लो, या उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर तुम्हारे पास एक आइडिया है कि हम क्राइम को छोड़ दें और इसके साथ साथ अपने आप को बैक कर लो, तो अभी तुम प्रिपरेशन में हो। और अगर तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मान लेना, देखो दो चीजें, अगर तुम्हें बैक होने की अपॉर्चुनिटी है, मतलब अभी आप लगता है कि यहां से बैक हो जाओगे, यहां से बैक हो सकते हो, यहां से बैक हो जाओगे, तो जब तक तुम्हारे पास बैक होने की अपॉर्चुनिटी है तो तुम मतलब प्रिपरेशन में हो। लेकिन अगर तुम यहां पे इंटर हो गए तो तुम्हारे पास बैक होने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर तुम्हारे पास अब बैक होने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मतलब क्या हो गया, ये फिर तो वो अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, समझिएगा। एक अभियुक्त है, एक केस लिखिए इस पे, आर वर्सेस टेलर का। अब देखिएगा हुआ क्या, इसको इसको समझिएगा, आप समझोगे। आर वर्सेस टेलर का एग्जैक्टली ईयर मेरे को याद नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति है, समझिएगा इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है जो बाजार से क्या खरीदता है, माचिस खरीदता है, और उसका आशय है कि वो घास के ढेर पे आग लगा दे। कोई व्यक्ति का घास का ढेर होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन जब फसल भी काटते हैं वो भी घास का ढेर, उसको बोलते हैं, इसमें वर्ड यूज किया गया कि घास का ढेर था, ठीक है। उस पे क्या करना चाहता है, उसका आशय है कि उस घास के ढेर पे वो आग लगा के उस घास के ढेर को खत्म करना चाहता है। अब वो घास के ढेर में फसल भी हो सकती है, कुछ कुछ भी हो सकता है। उसका आशय तो, क्योंकि भैया घास का ढेर भी था तो वो भी तो कीमती है ना, घास भी तो बिकती है ना, अगर सूखी घास है वो भी तो बिकती है। उसका आशय है कि वो उसको जला दे। तो जो उसने बाजार में जाके क्या खरीदी, माचिस खरीदी, माचिस को अपनी पॉकेट में डाला और वो उस घास के गट्ठे के पास पहुंच गया और वहां खड़ा है। सब प्रिपरेशन है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि अभी उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करे, हो सकता है वो जलाए ना। अगर अभी उसको किसी ने पकड़ लिया आके तो ये प्रिपरेशन है, वो ये कह सकता है कि वो हम तो सोच रहे थे कि हम जलाएं या ना जलाएं, अभी प्रिपरेशन है। लेकिन जैसे वो बैठा, जलाने के लिए बैठा, माचिस जलाई और किसी ने उसको पकड़ लिया, किसी ने उसे पकड़ लिया इतने में कि ये क्या कर रहे हो। और अब अगर वो ये कह रहा है कि वो प्रिपरेशन में था, तो अब वो प्रिपरेशन में नहीं था, क्योंकि आपने अपना काम। अब अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होगा कि जब घास का गट्ठा जल जाए फिर तो वो अपराधी नहीं हो गया। अब ये नहीं आप वेट करोगे कि वो भैया माचिस फेंक दे, फिर हम जाके वो एक जादूगर टाइप के वो साउथ मूवी की तरह जाएं, कम्बल उड़ा के पूरी उसको जल कर दे, या फिर हम पानी का टैंकर लेके आए, ये नहीं बोल रहा। आप अपॉर्चुनिटी आपकी कहां थी, जब तक आप खड़े हुए हो उस स्टेज में। ऐसे ही आपको हर ऑफिस देखना पड़ेगा, अब हर जगह यही एग्जाम्पल नहीं आएगा। जब तक आप वहां पर खड़े हुए थे और ये सोच रहे थे कि आग लगाई जाए या नहीं, तो आप प्रिपरेशन के में थे, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने आप को बैक कर सकते थे। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया आपने, जैसे ही आपने माचिस में आग लगाई, आप बैठे माचिस में आग लगाई और आप आग छुड़ाने वाले थे, उसके पहले भले आप पकड़ लिए जाए। देखो अगर पकड़ लिए गए, अगर आग लगा दी, फिर तो वो कमीशन हो गया ना अपराध का, तुमने अपराध कर दिया। अब नुकसान कितना हुआ उसकी बात ही नहीं होती, किसी ने एक ने बी को गोली मारी है, वो कितनी गोली लगी या नहीं लगी, अपराध तो हो ही गया ना। तो आप अगर इस कंडीशन में थे तो आप क्या हो जाओगे, ये स्थानीय परिषद जिस जगह पर आप खड़े थे उसके हिसाब से आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, डिसाइड होंगी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, यहां पे क्लियर हुआ।
बताइए एक और केस, इम्परर वर्सेस रामाखोर, इम्परर वर्सेस रामाखोर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी केस, इम्परर वर्सेस रामाखोर, रामाखोर MARAKHOR, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये तो इवन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है आपसे। क्या हुआ था इसमें, अब हुआ यहां पे इस केस में, सुनिएगा लिख देता हूं, एम्परर वर्सेस, ईयर देख लीजिएगा, एक महिला जो कल ही बताया था, उसके पति से लड़ाई हो गई, पति और ससुर से लड़ाई हो गई, वो चिल्लाती हुई आ रही है, चिल्ला रही है कि मैं कुआं में कूद जाऊंगी, एक गाना भी बना था ऐसे, ठीक है, चिल्ला रही है कुआं में कूद जाऊंगी, कुआं में कूद जाऊंगी, और दौड़ी, और साथ में उसके बच्चा भी है। अब जब वो चिल्ला रही है तो कुछ लोग उसके पीछे भी भागे कि बचा ले, कुआं में ना कूद पाए, ये खुद तो मरेगी मरेगी, बच्चे को भी निपटा देगी। जब ये कुएं की दहलीज, अपन को पता है अपने यहाँ कुआं इस टाइप से बने रहते हैं, अब ये कुआं बना रहता है, यहाँ पे एक बाउंड्री भी बनी रहती है कुएं के आसपास, ये यहां तक पहुंची, और ऊपर क्या होता है, एक दीवार भी बनी रहती है। जब ये कुएं के पास तक पहुंची और कुएं में गिरने ही वाली थी, तो किसी ने इसको पकड़ लिया, किसी ने से पकड़ लिया। अब जब इसे पकड़ा गया तो इसके ऊपर चार्ज लगाए गए कि आत्महत्या का प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि अगर ये आत्महत्या का प्रयत्न कर रही थी, प्रयत्न मतलब अटेम्प्ट, तो दंडित है। अगर वो केवल प्रिपरेशन कर रही थी कूदने के लिए, जैसे अपन नहीं करते, जब कूदने के लिए व्यक्ति थोड़ी देर तक ऐसे देखता है पानी को, ऐसे करेगा, फिर ऐसे नहीं हो, तो अलग अलग प्रकार, जब व्यक्ति को, जैसे किसी को कुएं में कूदना है तो पानी ठंडा है तो अपने आप को गर्म करेगा, और हाथ आते ऐसे करेगा, ठीक है, पहलवानी टाइप की, फिर कूदता है। तो वो कह रही थी नहीं, हम तो अभी प्रिपरेशन कर रहे थे, डरा रहे थे लोगों को, मतलब आदमी को हम डराना चाह रहे थे, हम कूदना नहीं चाह रहे थे। तो एक आदमी कह रहा नहीं, तो ये तो हम तो पकड़ते ना तो ये कूदी जाती। अब प्रश्न आया कि क्या भैया, ठीक है, मैं लिखवाता हूं, रुकिएगा। अब प्रश्न आया क्या ये अटेम्प्ट है या प्रिपरेशन, तो उस मामले में कोर्ट ने फिर बोला कि स्थानीय परीक्षण करिए कि क्या वो उस स्टेज में थी कि खुद को वापस ले सकती थी, तो पता चला महिला भी उस पोजीशन में थी, क्योंकि वो कुआं के पास खड़ी है, चिल्ला रही कूद जाऊंगी कूद जाऊंगी, कूदी नहीं है, वो दिखा रही है दूर से, और कूदना होता तो कूद ही जाती, और दूसरे को कह रही कूद जाऊंगी, पास नहीं आना, कूद जाऊंगी कूद जाऊंगी, और व्यक्ति ने आके हाथ पकड़ के ले गया। तो अभी वो क्योंकि इस पोजीशन में थी कि वो क्या हो सकती थी, वापस आ सकती थी, लेकिन अगर वो एक बार कूदने का, वो मतलब एक बार झुक जाती पूरी तरीके से, जैसे कुएं में कूदने के लिए, अब वो इतनी कूदी और किसी ने उसको हाथ से ऐसे पकड़ लिया नीचे को, जब वो कूदी और किसी ने उसको, जैसे अपन नहीं देखते टीवी वगैरह में कि कोई व्यक्ति खाई से कूदा और किसी ने आके हाथ पकड़ लिया, अब अगर वो इस स्टेज में है तो क्या वो अपने आप वापस आ सकती है? अब सुपरमैन तो ये नहीं कि उसके पंख निकल आएंगे तो थोड़ी देर में तैर, वो उड़ती उड़ती आ जाएगी, वो नीचे तक जाए और सीधे ऊपर आ जाए, तो ऐसी तो कोई पोजीशन है नहीं है। तो अगर वो उस पोजीशन में नहीं है कि दोबारा ऊपर वापस आ सकती है, तो क्या होगा, अटेम्प्ट होगा। अगर वो पोजीशन में नहीं थी, लेकिन अगर वो उस पोजीशन में, जैसे आप समझिएगा, जैसे आप ऐसे खड़े हो, जैसे मैं गिरने की कोशिश करूं, तो एक बहुत पोजीशन ऐसी होगी कि मैं ऊपर अभी दोबारा हो सकता हूं, मैं इतना झुकूंगा मैं आ सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, और झुकूंगा, एक ऐसी पोजीशन होगी जब मैं बिल्कुल झुक जाऊंगा, तो फिर मैं दूसरे के सहारे के बिना तो नहीं आ पाऊंगा। वही स्टेज जब मैं दूसरे के सहारे के बिना या दूसरे के बिना ऊपर नहीं आ सकता, तो वो कौन सी स्टेज हुई, जब आप पांव अपने पीछे नहीं खींच सकते। जैसे एक व्यक्ति खाई से कूद गया, कूदने में समझो उसको ऊपर से नीचे जाने में 20 सेकंड लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, अब वो 20 सेकंड में सोच रहा कि यार मैं गलत, मैं कूद गया, भगवान मैं गलत कूद गया, अब मुझे क्या करो, एक बार एक दो 5 सेकंड पीछे कर दो, मैं कूदूंगा नहीं। तो अब आप बताइए क्या उसके पास वो मौका है पीछे जाने का? अब नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन अगर वो उस पोजीशन में था, अभी भी वो ऊपर खड़ा है, तो भगवान से कह रहा है कि भगवान कूदे कि ना कूदे, भगवान कह रहा ना कूदो बे, कूद जाओगे फिर दोबारा जीवन ना देंगे, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो फिर वो किस पोजीशन में है, वो किस पोजीशन में है, तो वो प्रिपरेशन में। तो आपको ये वाला टेस्ट समझ में आया, ये समझ में आया, तो ये एक टेस्ट हो गया, एक तो ये हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा ये भैया पढ़ने हैं, ठीक है, एग्जाम में ये चीज याद आएगी तब कब प्रिपरेशन होता है, कब अटेंड होता है, तो ये आपको ये चीजें याद आनी चाहिए। दूसरा लिख लीजिए, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, प्रॉक्सिमिटी PROX, प्रॉक्सिमिटी, ये भी देखा जाता है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट।
इसको बोलते हैं समीपता का सिद्धांत। प्रॉक्सिमिटी मतलब पास, समीपता, समीप मतलब पास, समीपता का सिद्धांत। एक तो इसमें सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस सुधीर कुमार मुखर्जी और अभ्यानंद मिश्रा का भी केस, अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य, ये दो केसेस लिख लीजिएगा, बताता हूं फिर। एक तो लिखिएगा सुधीर कुमार मुखर्जी 1974, सुधीर कुमार मुखर्जी 1974 का केस। दूसरा अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961। अब देखिएगा अलग अलग बुक में अलग अलग जगह लिखा होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे लिख जाता है कि कोई भैया प्रॉक्सिमिटी टेस्ट में मान लेता है, कोई इम्पॉसिबिलिटी। खैर हमें ये मतलब नहीं है कौन को कहां मानते, लेकिन हमें तो सारे के सारे पढ़ने हैं। अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस नहीं पता, 1974 पहले का। अब आ जाते हैं इस पे, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट होता है कि जब अभियुक्त ने सारे के सारे वो कार्य कर दिए हैं जो उसे करने थे, आपने अपने साइड से सब कुछ कर दिया, अब जो हुआ वो किस्मत पर छोड़ दिया। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे समझो मुझे किसी को मारना है, तो मैंने क्या किया, अपना पूरा जाल बिछा दिया। अब मेरे को मारना है किसी को, कैसे, मैंने कहा इसको जहर दे के मारूंगा। मैंने उसकी, मुझे पता है ये थोड़ी देर में पानी पी के आएगा, मैंने उसकी बोतल उठाई, मैंने उसकी बोतल में जहर मिला दिया। मुझे जो जो पता था मैं जहर लेके आया बाजार से, अच्छी क्वालिटी का, जो भी मुझे पता चला लोगों ने बताया, मैंने मिला दिया, बोतल घोल के रख दी, सब कुछ कर दिया। हम इंतजार कर रहे हैं कि आके पी जाए। उसने पिया लेकिन वो मरा ना, जहर में उतना दम नहीं था, लेकिन तुमने तो अपना पूरा क्या कर लिया, अपना काम कर दिया था ना। अब वही कैटेगरी आती है। अब क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति ने प्रॉक्सिमिटी मतलब अपना पूरा कार्य कर दिया और वो इतने समीप अपराध के पहुंच गया, मतलब वर्ड क्या यूज किया गया है कि एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन अटेम्प्ट, अगर कोई कार्य अटेम्प्ट माना जाएगा कि जब अभियुक्त ने सारे के सारे नेसेसरी स्टेप्स क्या कर लिए हैं, ले लिए, जो वो ले सकता था, सारे के सारे वो कदम उठा लिए हैं जो वो उठा सकता था, लेकिन उसके बाद भी जो उसे डिजायर रिजल्ट चाहिए था, जो वो चाहता था रिजल्ट, वो उसे नहीं मिल पाया। आप जो रिजल्ट चाहते थे वो आपको नहीं मिला, लेकिन आपने अपने साइड से पूरे के पूरे स्टेप्स को क्या कर लिया है, उठा लिया है। अब जो जो स्टेप्स उठा सकते थे, जैसे अपन कोई अपराध करने जाओगे, कोई भी कार्य के लिए स्टेप होते ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, पहले आप जैसे समझो किसी को आपको क्या देना है, जहर, तो आपने पहले पैसे इकट्ठा किया, मोटरसाइकिल उठा के बाजार गए, बाजार में आपने जहर खरीदा, जहर खरीदने के बाद उसे जहर को आपने पूछा कि इसको कैसे देना है, उसके बाद आप गए जिसको आपको देना तो उसकी बोतल में, उसके खाने में आपने मिलाया, मिलाने के बाद वहां से आप चले गए, आप इंतजार कर रहे हो कि वो खाना खाए, आपने उसे खाना दिया वाला प्लेट में रख के, उसने खाया नहीं, या वो जैसे टीवीओ में होता है वो खाना गिर जाता, बिल्ली बेचारे और चूहे मार देते वो, कि बिल चूहा आता खा लेता, चूहा मर जाता है। आपने तो सब कुछ कर दिया ना अपना, आपके ने आप क्या छोड़ा। अब आप कह रहे हो तो ये तो अभी अटेम्प्ट था, तो ये अटेम्प्ट है, ये प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि जब आपने अपना सब कुछ कर लिया तो वो आएगा। तो अब इसमें एक केस आता है आर वर्सेस वाइट, लिखना नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, सुन लीजिएगा, जो लिखवाने वाले केस से जो एग्जाम में आएंगे वो लिखवा लिए, ठीक है, हर केस आपको नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा। अब आर वर्सेस वाइट में क्या हुआ था, एक व्यक्ति था अभियुक्त, उसने 2 ग्राम पोटेशियम साइनाइड खरीदा। क्या खरीदा, पोटेशियम साइनाइड 2 ग्राम, और उसने उसे अपनी मदर की ड्रिंक में मिला दिए सासे के साथ, कि उसे अपनी मदर का क्या करना है, डेथ करनी थी, किल करना था। हो गया, नहीं बनी होगी कोई। अब अंग्रेज से डेंजर होते ही है, किसको कम निपटा दें, ठीक है। अब तो इंडिया में भी वही कल्चर आ गया, तो पहले तो अपने यहाँ तो नहीं करते वैसे भी, लेकिन अंग्रेज क्या होते हैं, वो माँ बाप को भी निपटा देते, बोले अरे जाओ पोटेशियम साइनाइड खाओ। तो उन्होंने 2 ग्राम पोटेशियम साइनाइड खरीदा और अपने माँ की ड्रिंक में मिला दिए, इस आशय के साथ कि उसकी माँ उसे पिए और मर जाए। अब क्या होगा, अब जब उसकी माँ ने पिया तो उसकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया, माँ मरी नहीं, ठीक है। या हो सकता है माँ ने पिया ही ना हो, एग्जाम्पल दोनों चीज बता रहा हूं, हो सकता है माँ ने पिया ही ना हो, उसने बाहर से खिड़की से देख रही थी कि तुम मिलाओ बेटा, बताते हैं। अब जब मिलाया उसने, तो उसने पुलिस को बुला लिया, ठीक है, वो मम्मी पुलिस बुला लेगी, ठीक है, तो मम्मी ने पुलिस को बुलाया कि देखो भैया हमारा बेटा हमें निपटा रहा था, पोटेशियम काइनाइड, हम तो खिड़की से देख रहे थे, हमने तो वीडियो भी बना ली। अब वो लड़का क्या कह रहा, अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी हमने कौन सा पिला दिया। तो भैया अब आपने अपने साइड से छोड़ा क्या,
आपने तो अपने साइड से पूरा का पूरा काम कर लिया ना, ठीक है। मैं बताता हूं, आपने तो अपने साइड से पूरा का पूरा, अभ्यानंद मिश्रा, आपने तो अपने साइड से पूरा का पूरा काम कर लिया। अब हुआ क्या कि भले ही वो जो 2 ग्राम थी, अब आपको पता चला 2 ग्राम से नहीं मरता आदमी, तो 5 ग्राम चाहिए पड़ता। अब वो तो आपने जो चीज करनी थी वो कर चुका, 2 ग्राम से मरे चाहे वो 10 ग्राम से, तो ये अटेम्प्ट की कैटेगरी में जाएगा, ये प्रिपरेशन की जाएगा, क्योंकि आप अपना नेसेसरी पूरा कार्य कर चुके हो। इसलिए मैंने आपको बताया होगा, जब क्या होता है, अपन एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, किसी के खाने में जहर मिला दिया, और जहर मिलाने के बाद उसने वो नहीं खाया खाना, या वो क्या हो जाता है, उसकी खाने की प्लेट गिर जाती है, तो ये सब अटेम्प्ट आता है, क्योंकि आपने तो अपने साइड से पूरा कार्य कर दिया ना। तो अब जो नहीं हुआ वो आपकी किस्मत। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब ये होगा, ये कौन सा टेस्ट है, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। 2 टेस्ट हो गए आपको। वैसे आपको समझना है, आपसे कोई पूछे तो अब धीरे धीरे देखो, आपको जब चीजें आएंगी समझ में, जब आप रिवीजन करोगे चीजें समझ में आएंगी, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आता है तीसरा टेस्ट, लिख लीजिएगा, मेंसरिया टेस्ट। ठीक है, कौन सा आता है तीसरा टेस्ट, मेंसरिया टेस्ट। अब मेंसरिया पे इतना बड़ा लेक्चर दिया था अपन ने, ठीक है। इसको बोलते हैं दुराशय परीक्षण। अब देखिएगा, अब प्रश्न आया इसमें, बोला कि मेंसरिया टेस्ट। अब मेंसरिया टेस्ट मतलब दुराशय का नियम। अब एक चीज है, देखिएगा, दुराशय का नियम पता कैसे चलेगा। अब इसमें कहा गया कि इट इज एन एक्ट इटसेल्फ अ क्लियर ऑफ एविडेंस ऑफ मेंसरिया। बोला गया कि इस टेस्ट में जो व्यक्ति का कार्य होता है वो खुद ही बता देता है, कार्य ही बताता है कि उसमें मेंसरिया है या नहीं है। अगर आपका कार्य ऐसा है जो खुद बता रहा है कि उसमें मेंसरिया या नहीं हुआ, तो फिर आप उसके हिसाब से इन चीजों को देख सकते हो। एग्जाम्पल भी बताऊंगा। अब देखिए सीधा सीधा एक चीज, अ पर्सन इज गोइंग टू अ मार्केट, एक व्यक्ति मार्केट जा रहा है, और मार्केट जा रहा है किस चीज के लिए, पॉइजन खरीदने। तो क्या ये प्रिपरेशन होगी या अटेम्प्ट होगा? एक व्यक्ति, आपसे जनरली क्वेश्चन है सबसे, एक व्यक्ति बाजार जा रहा है जहर खरीदने, या बार मार्क आप वहां पे मेडिकल स्टोर में खड़े हुए, वो मेडिकल स्टोर में उसने पोटेशियम साइनाइड मांगा कि भैया मुझे 10 ग्राम पॉजिटिव पोटेशियम साइनाइड दे दो। और सबको पता है कि पोटेशियम साइनाइड खाने से व्यक्ति मर जाता है, सबको पता है, उसको भी पता। उसने फोन लगा दिया मेडिकल वाले ने कि हमारे पोटेशियम साइनाइड लेने आया, लगता आदमी निपटाने की फराक में घूम रहा है। तो पुलिस वुलिस आ गई, इसको पकड़ा गया। तो अब भैया जो भी चल रहा था उसके मन में चल रहा था। अब क्या है, क्या यहां पे ये जो कार्य, मैंने बोला कि मेंसरिया टेस्ट का मतलब होता है कि जब कार्य आपका ऐसा है कि जो खुद बता रहा है कि ये अपराध है। अब पोटेशियम साइनाइड किसी अन्य चीज के लिए भी हो सकता है, भैया ये केमिकल है। अब केमिकल का मारने के लिए यूज हो सकता है या किसी अन्य जगह भी हो सकता है। तो केवल पोटेशियम साइनाइड खरीदना, इट इज नॉट एन ऑफेंस, ये अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रिपरेशन ही मानी जाएगी। अब पोटेशियम साइनाइड को वो कहां यूज कर रहा है, क्या वो केमिस्ट्री के लैब में यूज कर रहा है, या वो किसी चीज को बनाने की यूज कर रहा है, या किसी के खाने में मिला रहा है। जैसे वो खाने में मिलाएगा या जैसे वो किसी की ड्रिंक में मिलाएगा, तो ये प्रिपरेशन हो जाए, ये क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी अन्य प्रकार से उसे यूज कर रहा है, तो ये क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति तेजाब खरीद रहा, नॉर्मल वाला तेजाब जो आपके नॉर्मली शॉप्स में मिल जाता है। तेजाब किस चीज के लिए होता है आपको पता होगा, टाइल्स को साफ करने के लिए आता है, बाथरूम को साफ करने के लिए आता है। केवल टाइल्स, अगर उसने केवल एसिड ले लिया तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो किसी के ऊपर थ्रो करना चाहता है? लेकिन अगर वो थ्रो करना चाहता है, आपको इसका इंटेंट, उसके कार्य से ऐसा समझ में आ रहा है कि जो उसने एसिड लिया है अब वो उसको ऐसी चीज जगह पर ले जा रहा है। अब जैसे तुम कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं और वहां पे भी उसी को ले जा रहे हैं, और पकड़ जाओ तो कह रहे हैं वो तो हम बाथरूम साफ करने आए थे यहाँ पे। वो तो हम साथ में लेके चलते, वो मम्मी ने बोतल मंगाई थी, वो कहेंगी मम्मी ने बोतल मंगाई थी, तो यहाँ कहाँ लिए घूम रहे। और वो भी ऐसा नहीं कोई पैक एक बोतल, वो भी खुला इतना सा लिए घूम रहे कि कोई मिल जाए, और सबको इधर उधर देख भी रहे हो कि कोई मिल जाए तो लुढ़का दे। तो फिर क्या हुआ, आपका कार्य कैसा है, यहाँ अटेम्प्ट हो गया ना। हर चीज की एक जगह होती है ना। अब तो मॉल में घूम रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो, तो वहां पे भी डाले फिर रहे हो ऐसे ढा, तो ये क्या होगा, फिर बाद में बोल रहे हो कि वो तो हम क्या है, वो तो मम्मी ने मंगाया था तो दे नहीं पाए थे घर में। तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो आपको चीजों से देखना है। अब इसमें हुआ क्या था, एक आपको बताता हूं। एक व्यक्ति था, ठीक है, इसमें लिख लीजिए, स्टेट वर्सेस परसमल, ठीक है, पारसमल, स्टेट वर्सेस पारसमल केस लिख लीजिएगा। देखो आईपीसी अगर अच्छे समझो तो मजा भी आता है।
स्टेट वर्सेस पारसमल। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति गया पेट्रोल पंप में और उसने पेट्रोल पंप में गया डीजल खरीदने। जब वो डीजल खरीदने गया तो ईयर नहीं पता मेरे को, ईयर नहीं, अभी जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ उसमें ईयर्स नहीं लिखे हैं, उसको जी आपको छांटने पड़ेंगे। जब वो गया क्या करने गया, डीजल लेने, तो डीजल वाले डीलर ने कहा कि डीजल कल लेने आना। तो अब इसे शक हुआ कि डीजल सबको दे रहा है, हमें का ही नहीं दे रहा। तो ये कहता है ठीक है, अब ये गांव से आया था, इसने कहा कि यार कल जाने से बेहतर है हम यहीं रुक जाते हैं आसपास और देखते हैं ये रात को क्या करता है डीलर। ये अभी कह रहा है सुबह सुबह आ जाना, 5 बजे, अभी दे नहीं रहा है। तो वो वहीं पे कहीं छुप गया और छुप के देखने लगा कि भैया ये करता क्या है, मतलब दूर कहीं खड़े होके देखने लगा। पुराना मामला है, पुराने पहले कौन से इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, कहीं छुप के देख रहा है। अब वो क्या किया, जो व्यक्ति था डीलर, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, ये डीजल में कुछ ना कुछ मिला रहा है, उसने देख लिया और उसने कर दिया फोन पुलिस को कि देखो ये मिलावटी डीजल बेचता है। तो ये क्या होगा, अब वो क्या कह रहा है, व्यक्ति जो पकड़ा गया वो कह रहा है अभी तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी हमने कॉन्सर्ट को पकड़ा दिया। और ये कह रहा है कि अब तुमने छोड़ा क्या था, बोले अगर हम देखते ना तो तुम तो पकड़ा ही देते कल। हाँ, कल तुम सुबह सुबह हमें पकड़ा देते, तुमने रात को दिया काहे नहीं। तो यहां से क्या आया, व्यक्ति की मेंसरिया क्या समझ में आई है कि व्यक्ति मेंसरिया से सोचिए, यहां से आशय समझ में आ रहा है ना कि व्यक्ति क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। अगर वो नहीं देखता तो तुम तो कल उसको टिपाई देते, फिर क्या हो जाता, दे देते कि नहीं देते। अगर आपको देना था, अगर तो आप उसको उसी समय दे देते। आपने दूसरे दिन बुलाया कि जिससे आपको बीच में समय मिल जाए 2-4-6 घंटे का, जिसमें आप क्या कर पाओ, अपना एडल्ट्रेशन कर पाओ, मिलावट कर पाओ। तो यहां पे इस प्रकार से टेस्ट से कि मैंने बोला जब आपका कार्य ही ऐसा है जिससे आपकी मेंसरिया समझ में आ रही है, तो देन वो क्या जाएगा, आपका किस कैटेगरी में जाएगा, ये मेंसरिया अटेम्प्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। ये वाला भी हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद लिखिए सोशल अलार्म टेस्ट। सोशल अलार्म टेस्ट, सामाजिक जोखिम का सिद्धांत। सामाजिक जोखिम का सिद्धांत समझ में आ रहा है कि जा रहा है ऊपर से, देखिएगा समझ में आ रहा है तो बताइएगा। सामाजिक जोखिम का सिद्धांत, सोशल अलार्म टेस्ट। अब यह देखा जाता है, अब देखिए सोशल मतलब समाज के लिए, सोसाइटी। अब देखा यह जाता है कि जो व्यक्ति का कार्य है वो सोसाइटी को कितना इफेक्ट कर सकता है, कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है। कुछ चीज सोसाइटी में बहुत गलत मानी जाती है, तो सोशल आराम, सामाजिक जोखिम, समाज को कितना जोखिम है उस चीज से, यह भी एक टेस्ट होता है। जो आप कार्य करने वाले तो उससे समाज को कितना जोखिम है, उस जोखिम के हिसाब से भी कभी कभी क्या होता है, आपका प्रिपरेशन और अटेम्प्ट डिसाइड होता है, वेदर इट इज अ प्रिपरेशन और अटेम्प्ट। ये प्रिपरेशन और अटेम्प्ट आपका तब उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है। जैसे कहा गया है, दो चीजें देखनी चाहिए व्यक्ति को, अगर ये चीज देखना, पहला, क्या अभियुक्त का कृत्य किसी गंभीर अपराध के प्रति निर्दिष्ट था, मतलब व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, पहले हम देखेंगे क्या उसका जो कार्य है वो गंभीर प्रकृति का है, मतलब क्या बोला, अभियुक्त का कृत्य किसी सामाजिक जोखिम। दूसरा, पहला बोला कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, दो चीजें होंगी तब ये अटेम्प्ट आएगा। पहला कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो गंभीर अपराध की प्रति निर्दिष्ट था, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उससे गंभीर अपराध, छोटा मोटा अपराध नहीं, गंभीर अपराध, और ऐसा गंभीर अपराध हो रहा है जो समाज के लिए जोखिम है। अगर ये दो चीजें मिल रही हैं तो फिर हम व्यक्ति का कार्य देखेंगे, और उसका कार्य भी समझो, अब नॉर्मल कोई भी कार्य नहीं आएगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ये सामाजिक जोखिम का सिद्धांत, को समाज को जोखिम नहीं है, और ना ही कार्य इतना खतरनाक है, तो ये कैटेगरी कहां नहीं जाएगी, सोशल अलार्म टेस्ट में जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति कोई बड़ा कार्य कर रहा है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि वो बड़ी मार्केट में क्या करे, बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, जिसमें हजारों लोगों को उसको मारने का इरादा है, यहां पर अब क्या है, देखो कार्य भी खतरनाक है और इससे समाज को जोखिम भी खतरनाक है, तो ये जो कार्य होंगे ये सामाजिक जोखिम के सिद्धांत में जाएंगे। अब देखना क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब होता क्या है, देखिए जैसे एक व्यक्ति है, वो क्या करता है,
ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो क्या करेंगे, रेलवे ट्रैक पे को बम से उड़ा देंगे। रेलवे ट्रैक पे बम लगाएंगे, जब ट्रेन आएगी तो बम से रेलवे ट्रैक को उड़ा देंगे, जिसमें लोग भी जितने जितने होंगे ट्रेन में, 1000-2000 आदमी होते हैं ट्रेन में, सब निपट जाएंगे। उसने, ये दो लोगों ने क्या किया, इस प्रकार से एग्रीमेंट किया। अब बताइए, खुद एक चीज बताइए, ट्रेन से उड़ाना कितने लोगों का मृत्यु हो जाएगी, बहुत सारे लोग, समाज को जोखिम है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब कह रहा है ए लेफ्ट द हाउस ऑन द बाइसिकल, ए क्या करता है, साइकिल में निकालता है, साइकिल से बम फोड़ने जा रहा था। पुराने जमाने में साइकिल ही हुआ करती थी, अब इस जमाने में तो ना कि कार लेके जाएगा, पुराना केस है। ए क्या करता है, साइकिल निकालता है, साइकिल में बम प्लेस करता है और जाने लगता है कहां पर, जो उसका एग्रीमेंट हुआ था बी के साथ कि भैया इस जगह पे अपन को बम लगाना है, विथ अ बॉम्ब, ठीक है। और एग्रीमेंट इमीडिएटली क्या होता है, उसके घर के सामने कुछ लोग, पुलिस आती है, इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के सामने पुलिस आती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। और अब वो ये कह रहा है कि जो मैं कार्य करने वाला था ये प्रिपरेशन था, अभी तो मैंने बॉम्ब लगाया भी नहीं है, अभी तो ट्रेन आई भी नहीं, अभी तो मैं केवल घर से निकल रहा था बॉम्ब लेके। अब इस टेस्ट में ये देखेगा जज कि भैया अगर ये चीज हो जाती, हम इंतजार करेंगे क्या कि नहीं तुम बॉम्ब लगा दो, बॉम्ब फट जाए, या आधा तो फटने दो कम से कम, कि ट्रेन तो कम से कम आती हुई दिख जाए, या ट्रैक तक तो बेचारे को पहुंच जाने देते। नहीं, समाज पे इसका जोखिम इतना खतरनाक है इस एक्ट का कि इसमें हम क्या मानेंगे, व्यक्ति को सोशल अलार्म टेस्ट के तहत इसे हम व्यक्ति को आगे नहीं जाने देंगे और उसी स्टेज पे क्या कर देंगे, उसको पनिश कर देंगे। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, तो इट इफ द एक्ट कॉज सोशल अलार्म, अगर एक्ट सोशल अलार्म करता है, इट वुड रिगार्ड एज अटेम्प्ट, तो वो अटेम्प्ट की तरह माना जाएगा, क्योंकि वो उसके, भले ही वो अटेम्प्ट से अभी दूर हो, मतलब अटेम्प्ट अभी दूर है। देखिएगा, समझिए रेलवे ट्रैक यहां पर है और ये अपने घर के पास है और इतने दूर है, अभी दूरी है। और मैंने क्या बताया था अभी आपको, ये हमें ये देखना है, ये दूरी ही तो देखना है कि अभी व्यक्ति निकला यहां से यहां तक तो पहुंच जाए कम से कम, तब हम उसे अटेम्प्ट मानेंगे। लेकिन अभी व्यक्ति यहीं तक पहुंचा, लेकिन कार इतना खतरनाक था, जैसे बोलते ना मेलम सप्लेट, मेलाइज सप्लेट, जब व्यक्ति की आयु थोड़ी बहुत कम होती है ना, लेकिन उसका दुराशय होता है, तो उसकी आयु दुराशय को पूरा कर देती। लेकिन आपके जो कमी थी, आपकी प्रिपरेशन है, समझ में आ रहा है प्रिपरेशन है, लेकिन प्रिपरेशन इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी, जिससे समाज को जोखिम है। तो जो ये कमी पड़ रही है कि आप यहां तक नहीं पहुंच पाए अभी, इतनी प्रिपरेशन, इससे आपका जो कार्य खतरनाक था वो पूरा कर देगा और ये आप अटेम्प्ट की कैटेगरी में डायरेक्टली पहुंच जाओगे। अब आप ये मत चिल्लाइए प्रिपरेशन था, हो सकता है वो प्रिपरेशन हो, लेकिन कार्य जितना खतरनाक था उसको कार्य क्या करेगा, प्रिपरेशन को ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट में पहुंचा देगा, क्योंकि अब इसमें हम वेट नहीं कर सकते कि भैया आपका कार्य पूरा हो जाए या इस प्रकार की चीज है। यहां पर चीज समझ में आई, सामाजिक जोखिम क्या होता है। चलिए, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं। इसके साथ साथ आप एक और चीज लिखिएगा, किसी गर्भवती महिला को गर्भपात कराने के आशय से उसे गोली वगैरह खिला देना, ठीक है, गोली वगैरह खिला देते हैं। अब वो गोली से भले गर्भपात ना हो या बाद में पता चला कि महिला तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, लेकिन तुमने तो अपना काम कर लिया ना, क्योंकि समाज को जोखिम है। ये एग्जाम्पल आता हुआ है, आप जुडिशरी का पेपर उठा के देखिए, ये आता है कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक महिला को गर्भपात कराने के आशय से गर्भपात की गोलियां दे देता है कि उसके जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको मार दिया जाए। महिला दवाई खा लेती है, वो बीमार हो जाती है, जब वो डॉक्टर के पास जाती है पता चलता है किसी व्यक्ति ने उसे गर्भ को गिराने वाली है जो भी है ऐसी गोलियां खिलाई थी। अब पता चला कि महिला तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, उसे लगा कि ये प्रेग्नेंट है, उसे लगा कि प्रेग्नेंट है, लेकिन महिला वास्तविकता में प्रेग्नेंट नहीं थी। तो प्रेग्नेंट नहीं थी तो कैसे अटेम्प्ट आप कर सकते हो, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जो कार्य था वो कितना था, जोखिम था, समाज के लिए जोखिम है इस प्रकार के कार्य। तो ये क्या होगा, भले ही अब ऐसे तो कोई व्यक्ति किसी को भी खिला दे, वो तो हर महीने खिलाता है इस आशय के साथ कि कभी प्रेग्नेंट होगी तो वो मर जाएगी, बच्चा कभी प्रेग्नेंट होगा तो मर जाएगा, वो हर महीने एक तो खिला देता है। अब वो पकड़ जाता है तो हर बार वो आप सोचिएगा, अगर ऐसे अब वो हर जब भी पकड़ा जाएगा तो वो क्या कहेगा, अभी तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी तो महिला प्रेग्नेंट ही नहीं है। तो बात भी सही है, जब प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर कैसे आप उसके गर्भ निरोधक गोली खिला के आप उसे कैसे क्या कर सकते हो, मार सकते हो। बात तो सही है, लेकिन समाज पे जोखिम है कि नहीं है। तो इसलिए क्या बोला कि अभी भले वो प्रेग्नेंट नहीं है, जो उसमें कमी पड़ रही ना आपके कार्य ने उसको पूरी कर दी। अब चीजों को समझिएगा, अगर अदरवाइज क्या होगा, वो कभी भी अटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। महिला तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, मैं मानता हूं 12 महीने तक वो महिला प्रेग्नेंट नहीं, वो 12 महीने में उसने हर महीने उसको 2-2 गोली खिलाई। अब भैया 12 बार आपने अटेम्प्ट कर लिया कि आपने अब पकड़े गए 12 बार, 12 बार आप क्या कह रहे हो कि मैं तो प्रिपरेशन कर रहा था। और बात भी सही है तो प्रिपरेशन ही, क्योंकि जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगी तो क्या प्रिपरेशन आप वही मानोगे ना प्रिपरेशन, तो ऐसे तो बच जाता। तो हमने क्या बोल दिया, जो कमी पड़ रही थी उसमें
वो प्रेग्नेंट नहीं थी, तो सोशल, क्योंकि सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो ऐसे कोई कार्य जो सोसाइटी के अगेंस्ट है या जो समाज के लिए जोखिम है और जो खतरनाक प्रकार के हैं, तो भले ही वो कमी पड़ रही थी, उस कमी को हम पूरा कर देते। तो ये टेस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। आखिरी एक आध और है, एक लिखिएगा, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, असंभव, असंभवता का सिद्धांत। असंभवता का सिद्धांत। अब भैया पहले इंग्लिश लॉ कहता था कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है जो इम्पॉसिबल है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अटेम्प्ट करता है जो इम्पॉसिबल है तो क्या नहीं होगा, वो पनिशेबल नहीं होगा। जैसे आप किसी की जेब में पैसा डालो, इस आस है कि 150 मिल जाए, वो तुमसे ज्यादा गरीब था, डाला कुछ नहीं निकला, और अगर ऐसे डाला कुछ नहीं निकला, दूसरे के में डाला उसके में भी कुछ ना निकला, उसने पकड़ लिया तुम्हें। अब उसने पकड़ा, बोले क्या कर रहे, बोले चुरा रहे थे, बोले यार अब तुमसे गरीब है, हमें को कुछ दे दो, तो ऐसे सबके चुरा रहा है। अब उसके में किसी में कुछ निकल नहीं रहा, ऐसे 10-12 के पॉकेट में मार दिया हाथ उसने, किसी के में कुछ निकल ही नहीं रहा। अब भैया उसको पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कही क्या कर रहे थे, बोले पॉकेट चुरा रहे थे। अगर इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, अब व्यक्ति क्या कह रहा है, अब जैसे नंदिनी का क्वेश्चन था कि जब जेब में कुछ था ही नहीं तो वो चोरी कैसे करेगा। बात तो सही है यार, जेब में जब कुछ होगा तब तो चोरी करेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी ना पता था कि कुछ है कि नहीं है, तुमने तो अपना आशय के साथ उसमें हाथ डाल दिया। ऐसे तो हर व्यक्ति किसी की भी जेब में हाथ डाले, हम जाए डाले, अरे यार मिला नहीं तो ठीक है, मिल जाए तो अरे यार भाई यार वो सॉरी वो धोखे से आ गया, पकड़ जाए तो अरे यार वो धोखे से, हमें तो यही पता था तुम्हारी जेब में कुछ नहीं होगा, कभी रहता ही नहीं है, इसलिए हाथ डाल लिया था, ठीक है, इस टाइप से। तो भैया वही चीज कह रहा है, तो आपको थोड़ी ना पता। तो पहले इंग्लिश लॉ भी यही कहता था कि अगर कोई चीज को इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल अगर कोई चीज करना, तो उसका अटेम्प्ट भी नहीं हो सकता। जैसे समझो एक व्यक्ति का कोट टंगा हुआ है, आपको दूर से हिल, और कोट बढ़िया, बगल में कूलर टंगा है, ऐसे केस आया था, एक व्यक्ति कूलर, समझो ये उसका, ये यहाँ पे उसका समझो कोट टंगा हुआ है, काला लंबा टाइप का, बिल्कुल एडवोकेट जो पहनते, और यहाँ पे कूलर लगा है। अब कूलर बेचारा चल रहा है तो ये कोट हिल रहा है, उसे लगा कि आदमी हिल रहा है, तो दूर से मारता है निशाना और घलता है कोट में, कहता है निपट गया। वो ने पीछे से देख लिया, बताओ ये निपटा दिया हमें। अब बात फिर से यही आई कि यहां कोई होता तब तो मरता, वो तो कपड़ा है, कपड़ा कैसे मरेगा, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। तो पहले इंग्लिश लॉ कहता था कि इम्पॉसिबल अटेम्प्ट कोई अटेम्प्ट ही नहीं होता, मतलब अगर आप इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करोगे तो अटेम्प्ट ही नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था। लेकिन बाद में इंग्लिश जो लॉ है उसने अपनी चीजों को बदला और कहा कि इम्पॉसिबल अटेम्प्ट भी अटेम्प्ट की कैटेगरी में ही आता है। केस लिखेंगे, आर वर्सेस ऑसब्रोन, ये तो आपने नाम सुना होगा केस का, आर वर्सेस, ठीक है, ऑसब्रोन, आर वर्सेस ऑसब्रोन, OSBRON, आर वर्सेस ऑसब्रोन, 1908, 1901। और आर वर्सेस वाइट का भी लिख लीजिएगा, सब इंग्लिश केस है, केसेस लिखिए। जो हमारे यहाँ मतलब आईपीसी की सेक्शन 511 है ना, जो दोनों इलस्ट्रेशन दिए गए, दोनों के दोनों इलस्ट्रेशन इम्पॉसिबल अटेम्प्ट के ही है। हमारे जो दोनों इलस्ट्रेशन दिए गए, दोनों इलस्ट्रेशन इम्पॉसिबल अटेम्प्ट के ही है। 511 में जो दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं दोनों, क्योंकि ज्वेलरी बॉक्स में हाथ डालता है, ज्वेलरी बॉक्स में कुछ नहीं होता है, एक व्यक्ति काय में हाथ डालता है, किसी की पॉकेट में हाथ डालता है, पॉकेट में कुछ नहीं होता, दोनों इम्पॉसिबल अटेम्प्ट के हैं। अब हुआ क्या, अब एक ये बताइए, अब इसमें बोला क्या गया, अब इसमें कहा गया कि समझिए जैसे कोई व्यक्ति किसी के जेब में हाथ डाल रहा है, तो अपराध के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी तुमने तो सब कुछ कर लिया ना, तुमने तो सब कुछ कर लिया। अपराध के लिए किस चीज की जरूरत होती है, प्रिपरेशन, सॉरी इंटेंशन, या ह्यूमन मान लीजिए, पहले पहला ह्यूमन था, तुम ह्यूमन हो, तुम्ही ने डाला ना, कुत्ते से तो डलवाए नहीं हाथ, या किसी अपने जानवर से बंदर पहुंचा दिया हो। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे तुमने बंदर पहुंचा दिया कि बंदर जाओ उसकी पॉकेट मार लाओ, तुम काहे के लिए दोषी होगे, हैं?
पढ़ के आना कल, ठीक है, कल पूछेंगे। जैसे आपने एक बंदर ट्रेन कर दिया, कहा कि यार आदमी के साथ तो खतरा है, ये मुंह से उगल देता है, बता देगा। आपने बंदर ट्रेन करिए, ऐसे आदमी आता नहीं आजकल, बंदर बड़े खतरनाक डबो, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अब कोई बंदर तुमने ट्रेन कर दिया कि जाओ किसी की पॉकेट मार के लाओ, आदमी से नहीं कराना, बंदरों से काम कराएंगे। गैंग पूरी बना दी, अब बंदर पकड़ लिया गया कि भैया बंदर पॉकेट मारता हुआ पकड़ा गया, ब्रेकिंग न्यूज। अब जो आप हो गए, आप किस चीज के लिए दोषी माने जाओगे, अब आप सोच के बताइएगा कल, ठीक है। खैर अभी हम यहाँ पे आते हैं, समझिएगा। अब बोल रहा है कि आप ह्यूमन हो। अब जब आपने किसी की पॉकेट मारी तो आपकी गिल्टी इंटेंशन भी है, गिल्टी माइंड है कि नहीं है। दूसरा, आपका जो एक्ट है, आपने एक्ट भी कर लिया, ये भी है। अब बात आती है, नंदिनी का कहना था इंजुरी नहीं हुई, तो भैया इंजुरी कौन सी नहीं हुई उसमें। अब ये तो है कि देखो इंजुरी 4 प्रकार की होती है। मेंटल, अब उसको भैया दिमाग तो उसका खराब होगा, मेंटल इंजुरी नहीं हुई। जैसे हमें पता है कि कोई व्यक्ति हमारी पॉकेट मान लेगा तो हम बेचारे ऐसे चल रहे हैं यहाँ, ठीक है, या बेचारे डर डर के चल रहे हैं ऐसे यहाँ, ठीक है, हम चल ही नहीं पा रहे हैं यहाँ। हमें लगता है जैसे हमें पता है कि व्यक्ति हमें गोली मार देगा कोई, ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे, कोई हमें गोली मार सकता है, तो हम बेचारे कैसे जाएंगे, इधर उधर देखते हम। तो हमारा दिमाग कैसे, हमारा दिमाग टॉर्चर नहीं है बिल्कुल। जो हमें सफर 1 घंटे में, हम रात को सो ही नहीं रहे, ट्रेन में बैठे हैं, हमें समझ है कि भैया सामने वाला पॉकेट मार सकता है, तो हम बेचारे रात भर सो नहीं रहे, एक बार थोड़ी थोड़ी देर में आके खोल खोल के देख रहे हैं कि भैया धोखे से कोई पॉकेट ना मार ले। अब आप कह रहे हो सर कोई इंजरी थोड़ी ना हुई, अरे भैया रात भर सोई नहीं, ये इंजरी नहीं है भैया। 4 प्रकार की इंजरी होती है। इंजरी कैसी होती है, बॉडी, प्रॉपर्टी और माइंड और रेपुटेशन। माइंड की इंजरी नहीं हो गई, दिमाग खराब, अपन कैसे बोलते यार पूरा दिमाग ही खराब हो गया। कोई पॉकेट मान ले आपकी जेब से 10 रुपए गिर जाए तो क्या कहते, या आपकी जेब में 50 रुपए और 50 रुपए गिर जाए तो क्या बोलते, दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होने का मतलब क्या हुआ, मतलब आप माइंड से ही क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, यही तो इंजरी हो गई आपको। तो अब जब आपने सब कुछ कर लिया, आपका इंटेंशन भी था, ठीक है, आप ह्यूमन भी हो, आपका एक्ट क्या था, आपका मेंसरिया भी है, आपके साथ साथ आपने एक्ट कर भी लिया, आपका इंजरी करने का भी आशय था, सब कुछ था, फिर बच्चा ही क्या, फिर तो वो अपराध की नहीं हो गया। अब नहीं मिला वो तुम्हारी किस्मत हो सकती, तो ये कैटेगरी किस में जाएगी, ये आपकी अपराध की कैटेगरी में चल जाए, बिकॉज, ठीक है। और जो आईपीसी के दोनों अटेम्प्ट है, मतलब वो ज्वेलरी बॉक्स में या वो जेब में हाथ डालना, ये दोनों क्या होते हैं, इंपॉसिबल अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इज इट नाउ क्लियर। और लास्ट है, इसको छोड़ देते हैं, इतना ही रहने दीजिएगा। यहां तक आप क्लियर। अब बताइए किसे समझ में नहीं आया, बस एक केस लिख लीजिएगा, आर वर्सेस चीजमैन। इसमें अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में अंतर बताए गए थे। आर वर्सेस, इसमें अटेम्प्ट और प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में अंतर बताए गए थे। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में डिफरेंशिएट बताए गए थे, क्या होता है इनमें अंतर। और ये केस है 1862 का, जिस साल आईपीसी आई थी। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है कि क्या थे डिफरेंस, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस बताए गए हैं, बहुत सारी सिचुएशन बताई गई हैं। दोनों को उठाइएगा केसेस को, इस केस को, और पूरा पढ़ मारिएगा। तो क्लास में क्या होती है, बहुत सारी एक सीमा होती है पढ़ाने की, कि अपन बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अपन उसमें जबरदस्ती करेंगे तो 4 महीने में आईपीसी खत्म होगी, उतना समय नहीं है। तो अपना क्लास में कहीं ना कहीं अपन को एक समय पर रुक जाना पड़ता है, अदरवाइज हम ही पूरा केस आपको बता देते ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो आपको हर में एक ही एक केस इसलिए बताया है और आपको बता दिया। बाकी आप चाहिए तो बुक ले लीजिएगा, बहुत सारी बाजार में अच्छी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। तो जो भी बुक्स मिले, क्या अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, है बुक बहुत सारी है। मैम ने भी अभी एक बताई थी, कौन सी बताई थी, मिश्रा बताई थी क्या, एक ऐसा कौन सी, एस.एन. मिश्रा है, ठीक है, रतनलाल धीरजलाल है, और के.डी. गौर है। ये किताब अच्छी है। फिर और ज्यादा एग्जाम के हिसाब से सही है, फिर बहुत डीपली पढ़ना है तो आपकी हरि सिंह गौर की भी किताब आती है, लेकिन बहुत डीपली चली जाती है, वॉल्यूम्स में आती है, उसमें अपन को एडवोकेसी के लिए पढ़ना पड़ता है, अपन को नहीं पढ़ना। तो आप इन्हीं 3 किताब में से कोई देख लीजिएगा। एस.एन. मिश्रा देख ली सकते हो आप, रतनलाल धीरजलाल देख सकते हो, या आप के.डी. गौर देख सकते हो। इन तीनों किताब में से कोई भी देख लीजिएगा। लैंग्वेज अगर आपको बशर्ते समझ में आ रही हो, लैंग्वेज अपने हिसाब से समझ के देख लीजिएगा। एस.एन. मिश्रा हिंदी में भी आएगी, रतनलाल भी हिंदी में आ जाएगी, के.डी. गौर हिंदी में आती है नहीं आती मेरे को श्योर नहीं है उसके बारे में। ये 2 तो हिंदी में आएंगी आपकी। तो ये एक बार किताबें ले लेना, किताब तो क्योंकि जरूरत पड़ती है कुछ सब्जेक्ट की। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आपके पास होनी चाहिए। बेसिक अगर लेनी है, सबसे अच्छी जे.एन. पांडे सबसे अच्छी किताब है, जे.एन. पांडे देख लो। जे.एन. पांडे नहीं पढ़नी तो फिर और भी किताबें बाजार में है, लेकिन जे.एन. पांडे में आपका फिर बसु की डी.डी. बसु है,
डीडी बसु या फिर आपकी एमपी जैन हो जाती हैं, ये कुछ किताब है। लेकिन जे.एन. पांडे नॉर्मल एक रीजनेबल प्राइस में, रीजनेबल एक अच्छी किताब है, जुडिशियरी के लिए अच्छी है अगर आप जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हो। और फिर कुछ लोग वो ले लेते हैं लक्ष्मीकांत वगैरह, वो यूपीएससी वगैरह के साइड चली जाएगी, हमें उन किताबों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो यूपीएससी के हिसाब से, जे.एन. पांडे जुडिशियरी के हिसाब से आपको जितना टॉपिक कवर होते हैं, कहा जो हर जुडिशियरी एस्पिरेंट है वो यही कहता है कि काफी अच्छी किताब है और मोस्टली टॉपिक्स आपकी क्या कर देती है, कवर कर लेती है। खैर बुक आप लोग जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, सबसे बेहतर बुक वो है। अब कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही हो, नहीं तो फिर हम आगे चले, बताइए कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है, अदरवाइज हम आगे चले, बताइए भैया। ये तो सब बता ही चुका हूँ, अब बहुत डीपली नहीं बताता हूँ एलिमेंट्स ऑफ ये सारी चीजें। टेस्ट ऑफ मेंसरिया पे अपन को पढ़ना नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑफेंस भी नहीं पढ़ना है अपन को, हर चीज नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हर चीज पढ़ेंगे, वही चीज पढ़ेंगे जो चीज जरूरी होगी, ठीक है। हर चीज पढ़ने के चक्कर में क्या हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा सिलेबस। चलिए अब हम सेक्शन से पढ़ते हैं, आ जाइए सेक्शंस की तरफ, निकाल लीजिए सेक्शंस। चलिए कब का आईपीसी, 1860 का। एक्ट नंबर कौन सा है, 45 ऑफ 1800। इसका मतलब होता है ये 1860 में ऐसा 45वां अधिनियम था, 45वां एक्ट था, जिसे उस समय के गवर्नर जनरल, और आज होते तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसने क्या की थी, अपनी सहमति प्रदान की थी। क्योंकि देखो आपको पता होगा कोई एक्ट तभी बनता है जिसमें गवर्नर अपना क्या करता है, जो गवर्नर जनरल या गवर्नर या प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है। उस समय गवर्नर जनरल ने 45वें एक्ट को क्या की थी, असेंट दी थी। इसके बाद हम आ जाते हैं दो डेट्स की तरफ। तो भैया इस डेट को 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 1860 को ये क्या किया गया था, इसको असेंट मिली थी, ठीक है, इस दिन असेंट मिली थी। और असेंट मतलब लिख लीजिएगा, इस पे साइन किए गए थे, साइन या असेंट आप दोनों चीज याद रख लीजिएगा, साइन या असेंट किए गए थे। और दूसरा, इस अधिनियम को 1 जनवरी 1862 को क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था, लगभग 14 महीने के बाद, 14 मंथ के बाद। अब 14 मंथ क्यों लगाए थे भैया, लोगों को समझने के लिए, क्योंकि देखो 14 महीने के मतलब ऐसा तो देखो आज की डेट में क्या होता है, कोई भी चीज होती है तो आपको 10 मिनट में पता चल जाती, अब यहीं बैठो थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा कि अरे ऐसा हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर सिविल जज की वैकेंसी भी आती थी तो व्यक्ति को 1 हफ्ते बाद पता चलती थी, पेपर में आई, अरे रोजगार निर्माण वगैरह व्यक्ति पढ़ा करते, तब का सब खत्म हो गए कि सिर्फ 1 हफ्ते के बीच इंतजार करेगा कि वैकेंसी आई, वैकेंसी वहां पे घली नहीं, यहाँ पे पता चल गया कि वैकेंसी आ गई। और आदमी को पहले भी पता चल जाता है आजकल तो, क्योंकि सोर्सेज है। अब 1860 में ना न्यूज़पेपर थे इतने ज्यादा, ना कोई आपके पास कोई ऐसा कोई रिसोर्स था जिसके बाद व्यक्ति को, तो पूरे भारत में भैया लोगों को पता चलने के लिए लगभग 14 महीने दिए गए थे कि अब नियम बदल गए। पहले हो सकता था कि कोई किसी व्यक्ति को चोरी करने पे या कुछ चीजें करने पर कोई दंड ना मिलता हो, लेकिन अब तो दंड मिलेगा। जैसे पहले बहुत सारी चीजें थी जिनके लिए दंड नहीं मिलता था, लेकिन 1860 से क्या होने लगा, दंड मिलने लगा। और किसके लिए क्या दंड मिलने लगा, उसको समझने के लिए लगभग हमने उनको 14 महीने दिए थे कि भैया अब ये चीजें पहले अपराध थी या नहीं थी हमें नहीं पता, लेकिन अब ये अपराध है और आपको इन कार्यों के लिए यही अपराध मिलेगा, ये सारी चीजें करती। खैर इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम आते हैं इसमें तो टोटल 23 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 23 चैप्टर है, 3 सब चैप्टर है, 3 सब चैप्टर, 23 चैप्टर 3 सब चैप्टर। सब चैप्टर कौन कौन से हैं, 9A, ठीक है, और कौन सा है 5A, 9A और 20A, ये इसके सब चैप्टर है, मतलब ये बाद में जोड़े गए। इसके साथ साथ 23 चैप्टर है, जो टोटल हो जाते हैं 26, ठीक है। वैसे एग्जाम में आएगा कितने हैं, तो 23 ही लगाना है, क्योंकि सब चैप्टर को चैप्टर के साथ नहीं जोड़ेंगे। और इसमें टोटल कितनी 511 सेक्शन है, कितनी सेक्शन है 511। सबसे ज्यादा इसी अधिनियम में क्या है, सेक्शन है, जो भी हम पढ़ते हैं अभी तक, जो भी अपन ने पढ़े हैं, सबसे ज्यादा इसी अधिनियम में आपकी सेक्शन है। टोटल 511 सेक्शन है, एक बड़ा एक्ट है, इजी है। लेकिन नाम दिया गया जर्नल पीनल कोड, मैंने आपको बताया था, इसको ऊपर ही लिखा है प्रियम्बल में, कैसे हम भारत के जर्नल पीनल कोड बोलेंगे। जर्नल पीनल कोड का सीधा सीधा मतलब होता है ये सामान्य क्या है, एक सामान्य दंड संहिता है, अर्थात व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो सामान्यता उसे इसी के अधीन
दंडित किया जाएगा। सामान्यतः उसी के अधीन दंडित करेंगे, बाकी ये आपको एक चीज यहाँ पे ही बता दी गई है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं, तो आपको ये बेसिक चीजें हो चुकी है क्लियर, इससे ज्यादा बेसिक आपको नहीं देखनी है। आ जाइए सेक्शन 1 की तरफ। धारा 1 क्या बोलती है सभ्य एक्ट में? हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। कहता है द एक्ट इज कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड, इसको इंडियन पिनल कोड कहा जाएगा, और अब ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा। ठीक है, देखो दो चीजें, इसे हम क्या बोलेंगे, इसका नाम है, इसे हम आईपीसी के नाम से जानेंगे, इंडियन पिनल कोड 1860 इसका नाम है। 1860 भी याद रखना, क्योंकि जैसे व्यक्ति को नाम है, ठीक है, जैसे आपका नाम होता है ऐसे आपकी एक डेट ऑफ बर्थ होगी, ऐसे इसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1807 को पैदा हुआ था ये। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, इसका नाम आईपीसी 1860 है, और दूसरा ये कहाँ लागू होता है, होल ऑफ इंडिया। ठीक है, होल ऑफ इंडिया। अगर पुराने एमसीक्यू लगाओगे ना, पुराने एमसीक्यू अगर आप जैसे किताब होंगी और जिसमें आपका आप 2019 के पहले लगाओगे, तो उसमें लिखा होगा ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में क्या होता था, जम्मू कश्मीर में रणवीर पीनल कोड लागू होता था, रणवीर पीनल कोड लागू होता था। लेकिन अब 2031 अक्टूबर, याद रखिएगा देश, फ्रॉम द डेट ऑफ 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से अब इसे हम पूरे भारत में लागू करने लगे। तो अब भारत में भी वही आईपीसी लागू होती है, वही जम्मू कश्मीर में भी होती है। तो 31 अक्टूबर डेट याद रखिएगा। देखो आईपीसी की अब दो डेट आपको याद रखनी है। आईपीसी कब से लागू हुई, आईपीसी कब से लागू हुई पूछा जाएगा, तो क्या डेट लगाओगे आप, लगाओगे 1 जनवरी 1962। और अगर पूछा जाए कि ये पूरे भारत में कब से लागू हुई, वर्ड यूज है पूरे भारत में कब से लागू हुई, तो आप डेट लगाओगे 31 अक्टूबर 2019। एक यही तो लागू हुई है ना 1862 की, तो हुई है, 14 महीने बाद लागू नहीं हुई थी क्या? अच्छा 9 लिख दिया, 18 लिखना था वो, इतना तो समझ जाओ तुम लोग, इतना तो पकड़ोगे अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे तो ना। चलो अब आगे आ जाते हैं, ये हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कुछ नहीं था सेक्शन 1 में। अब बोल रहा है सेक्शन 2, पनिशमेंट फॉर ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, इसको बोलते हैं इंटर टेरिटोरियल ऑफेंसेस। लिखिएगा क्या बोलते हैं इसको, इंटर टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सेक्शन 2 में क्या बोलोगे, सेक्शन 2 को इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। इंटर का मतलब अंदर, अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। हाँ ज्यूरिडिक्शन का, इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन बोला, ऑफेंस लिख दिया, जो ऑफेंस पे लागू होगा ये लिखना था। ठीक है, इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। अब देखिएगा, समझ लीजिएगा ये इंडिया है आपका, ये इंडिया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो इंट्रा का मतलब होता है कि जो भारत के अंदर है, जो भारत है, भारत हम पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं। व्हाट इज इंडिया, बोलता है कि इंडिया मतलब वो 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, ये इंडिया है। तो कहता है कि जो जो इंडिया है, जहां जहां जिसको हम इंडिया मान रहे हैं, भारत सरकार जिसको इंडिया मान रही है, भारत सरकार एक मैप जारी करके रखा है कि 28 राज्य प्लस ये यूनियन टेरिटरी इंडिया है। तो जो भी इंडिया में, समझो ये सब कुछ इंडिया में आ रहा है, ये पूरा, ये पूरा का पूरा इंडिया में आ रहा है। जहां जहां इंडिया है, इसके साथ साथ कुछ हमारे यहाँ पे आइलैंड्स भी है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स भी है, यहाँ पे कुछ आइलैंड, जो भी हमारे आइलैंड्स है वो भी सब कुछ, जहां भी हमारा मतलब आइलैंड्स है या जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है या जो भी स्टेट्स है, उन सब पर क्या होता है, आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगी। यहां पर जो हमने आपको बताया, यहां पर आईपीसी लागू हो जाएगी। अब यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा, व्यक्ति से मतलब नहीं हमें, एनी पर्सन हु ऑफेंस, हु कमिट ऑफेंस इन दिस एरिया, कोई भी व्यक्ति, अब वो भारतीय नागरिक है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप भारत में आ गए हो तो आपको भारत की विधि माननी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम कभी दूसरे देश के लिए जाते हैं ना, क्या करते हैं हम, पासपोर्ट बनवाते हैं अपना, पासपोर्ट बनवाते, जब पासपोर्ट किसी देश का बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं, फिर उसका जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वीजा में यही शर्त, जब वीजा के लिए आता है ना कि हमने भैया वीजा अप्लाई कर दिया अमेरिका का, तो उसमें यह मतलब होता है कि आप अमेरिका जा रहे हो तो वीजा अप्लाई तो कर दिया है,
अगर आप घूमने भी जा रहे हो तो अमेरिका के कानून आपको मानने पड़ेगा। वहां जाके किसी को थप्पड़ मार दो और कहो कि हमारे भारत में तो थप्पड़ मारना अपराध ही नहीं है। समझो आप किसी को यहाँ पे, आप वही एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि यहाँ पे कोई व्यक्ति डूब रहा है, आप उसे नहीं बचा रहे, तो क्या अपराध है? भारत में नहीं है। लेकिन अमेरिका की विधि में लिखा हुआ है कि अगर डूबते को नहीं बचाओगे तो 5 साल की जेल। आपने नहीं बताया, फिर क्या कह रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था यार अमेरिका में ऐसा कुछ है। तो भैया अगर नहीं भी पता था तो आपने जो वीजा लिया था, जो आपने साइन किया था, इट मींस आपको वहां की विधियों के बारे में पता है। तो वही तो ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति, समझो कोई विदेशी भारत में आता है, उसके यहाँ क्या कानून है हमें नहीं है मतलब, उसके यहाँ कौन सी चीज अपराध है, कौन सी चीज अपराध नहीं है, और उसके यहाँ उस अपराध के लिए क्या दंड है क्या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने, वो चाहे भारत का होगा, मतलब देखो एनी पर्सन वर्ड लिखा है मैंने, एनी पर्सन जो कमिट ऑफेंस, एनी पर्सन में आपका सिटीजन भी आ जाएगा, भारतीय नागरिक, और नॉन सिटीजन भी आ जाएगा। अब अगर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? ऑफेंस करेगा, ऑफेंस को कमिट करेगा, ऑफेंस, तो हर व्यक्ति क्या होगा? भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अनुसार दंडित माना जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। बात है कि इंडिया में अपराध किया हो। इंडिया का मतलब मैंने बताया 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, या कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे केंद्र सरकार ने जिसको क्या किया, अपने अधीन ले लिया है, जिसको वो भारत मानती हो, ये हर जगह पे क्या होगा आपका? ये लागू हो जाएगा। चलिए ये तो पता चल गया, लेकिन अब आता है कहां तक भारत मानोगे? कहां तक मानोगे भारत? अब समुद्र भी तो है, जैसे इंडियन सी ओशियन है, जैसे इंडिया के नीचे आप देखते होगे, यहां पे आपने मैप में पढ़ा होगा इंडियन ओशियन लिखा है, ऐसा लिखा रहता है ना। ये तो बहुत बड़ा इंडियन ओशियन, तो मतलब ये तो भारत जितना है इससे तो बहुत बड़ा है ये ओशियन तो। अब इंडियन ओशियन की तरफ अगर हम जाते हैं, इंडियन ओशियन की तरफ, तो क्या पूरा इंडियन ओशियन भारत में, उसमें आईपीसी एप्लीकेबल कर दोगे? नहीं। अब दो प्रकार का समुद्र होता है, एक ऐसा समुद्र होता है जो किसी के अधीन आता है, और एक ऐसा समुद्र होता है जो खुला समुद्र माना जाता है, जिसपे सब कोई यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका एरिया, समझो एग्जाम्पल के तौर पे अगर जाए तो ये समझो भारत का एरिया है, एग्जाम्पल के तौर पे ये समुद्री तट है, इस टाइप से नीचे से दिखता है। तो जो भी यहां से, जो भी आपका मतलब जहां पे आपकी लैंड खत्म होती है, यहां से यहां तक 12 नॉटिंगन माइल्स तक, यहां तक आके अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता, आप समझो 12 नॉटिंगन माइल्स हमने ये मान लिया इस एरिया को, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 12 नॉटिंगन माइल्स हमने किसी एरिया को मान लिया, ठीक है। तो जो 12 नॉटिंगन माइल्स होगा उस पर भी क्या होगा? ये आपका एक्ट लागू हो जाएगा। कहां तक? ये 12 नॉटिंगन माइल तक। अगर हम 12 नॉटिंगन माइल्स तक जाते हैं तो ये 12 नॉटिंगन माइल्स तक भी क्या हो जाएगा? ये एक्ट को हम क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। ये 12 नॉटिंगन माइल्स भी अगर आप जाओगे ना, क्या करेंगे? 12 नॉटिंगन माइल्स में इस एक्ट को हम क्या कर देंगे? यहां पे ये 12 नॉटिंगन माइल्स, तो 12 नॉटिंगन माइल्स तक भी क्या होता है? ये हमारा अधिकार क्या हो जाता है? भारतीय सीमा ही मानी जाएगी। 12 नॉटिंगन माइल्स का मतलब क्या होता है? कैसे नॉटिंगन माइल्स अगर याद रखिए, कभी पूछा जाए एमपी में, एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज नॉटिंगन माइल्स, एक नॉटिंगन माइल्स में क्या होता है? नॉटिंगन माइल्स एक ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से क्या करते हैं? समुद्री क्षेत्र को क्या करते हैं? नापते हैं। तो समुद्र काय में नापा जाता है? नॉटिंगन माइल्स में। तो एक नॉटिंगन माइल्स, एक नॉटिंगन माइल्स कितना किलोमीटर होता है? तो ये बताया गया है, ये लगभग 1.85 किलोमीटर ये होता है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसमें 12 नॉटिंगल माइल्स लिखा है, तो 12 को कर दीजिए 1.85 से इंटू कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं एक नॉटिंगल माइल्स में, एक नॉटिंगल माइल्स में मील कितने आते हैं? देखो मील बड़ा होता है, ठीक है, तो मील कितना होता है? 1.150 ये मील होता है। ये आपका कैलकुलेशन होता है। तो आप कुछ भी पूछे तो आपके पास एक संख्या आ गई है। क्या संख्या आ गई है? कि नॉटिंगल माइल्स कितना होता है और नॉटिंगल मील्स क्या होता है? ये मील है, ठीक है। तो ये आप इसको कैलकुलेट क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितने नॉटिंगल माइल्स तक है? 12। अब 1.8 लगभग लगभग मान लीजिए 20-22 किलोमीटर तक, एग्जैक्टली तो मैथ्स आप जो निकालेगा वो उसको पता चल जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक में मान लीजिएगा, देखो तो 10 नॉटिंगन माइल्स में तो मान लीजिए 18 किलोमीटर, तो यही हो गया। अब 2 नॉटिंगन माइल्स है तो 1.8 तो लगभग 21 किलोमीटर के आसपास, कुछ ना कुछ मोटा मोटा 21 किलोमीटर के आसपास क्या होता है? भारत का क्षेत्र लगेगा, जहां पे आपका तट खत्म हो रहा है। जो समुद्री तट जहां से चालू होता है ना, उसके 21 किलोमीटर तक अगर कोई व्यक्ति कुछ भी करता है तो आईपीसी से ही होगा वो गवर्न, क्योंकि वहां वो इंडिया ही है। उसके बाद करेगा तो फिर इंटरनेशनल लॉज आपके ऊपर क्या हो जाते हैं? एप्लीकेबल हो जाते हैं।
तो कभी नहीं कहते कि भैया जैसे कोई व्यक्ति, अभी आपने देखा होगा इटली के कुछ समय पहले इटली की कुछ लोग समुद्र में कर रहे थे, वो रास्ता भूल गए तो भारत के क्षेत्र पे आ गए, तो उनको रोकने की कोशिश की गई, तो उन्होंने क्या की, भारतीय मछुआरों पे गोलियां चला दी, इसमें भारतीय मछुआरे मर गए थे। लेकिन जो एक्टिविटी हुई थी वो 21 किलोमीटर के अंदर हुई थी, तो मतलब भारत में हुई थी। अगर 21 किलोमीटर के अंदर हुई मतलब भारत में हुई, अगर भारत में हुई है तो उनके ऊपर आईपीसी लगेगी। हाँ, वो हो सकता है क्या होते जो एक नए कुछ अधिनियम होते हैं, जैसे कौन सा अधिनियम होता है, एक्स्ट्राडिशन लॉ, प्रत्यर्पण संधि वगैरह होती हैं, उनके तहत हम दूसरे देश को दे दें, वो चीज अलग होती है, वो दो देशों के बीच में संधि होती है, वो चीज अलग है। तो हमने उन्हें जमानत वगैरह उसी के आधार पर दी थी। खैर उन चीजों पर हम नहीं जाएंगे। पहला चीज आपको समझ में आया, यहां पे क्लियर हो गया इंट्रा। अब आ जाते हैं दूसरा, सेक्शन 3 और 4 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की। एक्स्ट्रा, सेक्शन 3 और 4 दोनों किसकी बात करता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। वो था क्या उस पर यूज किया था हमने शब्द अंतःप्रदेशिक, इसको बोलते हैं बाहर प्रदेशिक, बाहरी प्रदेशिक। मतलब इंट्रा मतलब अंदर और एक्स्ट्रा मतलब बाहर, लिख लीजिएगा। वर्ड ऐसे लिख सकते हो उसको, बहिर। प्रदेशिक क्षेत्र अधिकार। अब इसका मतलब होता है क्या कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करेगा तब भी आईपीसी एप्लीकेबल होगी। अब देखिए देश, अभी तो हमने बात किया ना, एक मैप है समझो, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देखो मैप देख पा रहे होगे, ठीक है, या आप क्या कर पा रहे होगे, मैप देख पा रहे होगे। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए आपके सामने एक मैप है, ठीक है। अब अगर मैप की बात करें तो देखो मैंने आपको ये एरिया तो बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर अपराध करता है, ये तो इंडिया हो गया, ये येलो येलो, यहां पे अगर आपने अपराध किया तो आईपीसी एप्लीकेबल हो गई। तो यहां पे ही बता दीजिए जो समुद्री आपका तट लग रहा है, ठीक है, ये जो आपको समुद्री तट लग रहा है इसके अगल बगल, यहां पे भी आपका लगभग 21 किलोमीटर तक अपने आईपीसी एप्लीकेबल कर दी। अब प्रश्न आता है, दुनिया बहुत बड़ी दिख रही है, कोई व्यक्ति यहां का है, कोई व्यक्ति यहां का है, कोई व्यक्ति यहां का है, यहां का किसी भी देश का हो सकता है, अगर वो अपराध करेंगे तो अब क्या करोगे। अगर यहां के लोग अपराध करते हैं या यहां पर अपराध होता है तो तब भी क्या आईपीसी एप्लीकेबल होगी, तो डायरेक्टली तो देखो नहीं होगी। जो आईपीसी इस यहां पर एप्लीकेबल होगी वो उस प्रकार से वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ अगर है, वो बता रहा है कि कुछ कभी कभी क्या होता है, आईपीसी भारत के बाहर भी लागू हो जाती है। पहली चीज, भारतीय नागरिक, एक व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, समझो एक व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है, वो इंडिया में रहता है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, एक इंडियन है। तो आपने बंदर देखा है, बंदर की पूंछ होती है, ऐसा तो बंदर की जो पूंछ होती है क्या कैसी होती है, कैसी होती है पूरी बंदर की पूंछ, बताओ बंदर की पूंछ कैसी होती है, बताइए, अब यही नहीं बता पा रहे, जीके का प्रश्न इतना बड़ा, बंदर की पूंछ कैसी होती है, लंबी होती, छोटी होती, होती कि नहीं होती। बंदर की पूंछ साथ में चलती है कि अलग अलग चलती है, कि बंदर ऐसी पूंछ को खोल के रख देता है, जैसे आजकल चार्जर नहीं आने लगे, चार्जर कभी उसमें लगा दिया और फिर कभी कभी निकाल के रख दिया, ऐसी होती पूंछ के हमेशा उसके साथ चलती है, चार्ज साथ में चलती ना। तो वही हमारा और आईपीसी का रिश्ता है। हम आपको बंदर नहीं कह रहे, अब आप ये मत समझना कि सर ने हमें बंदर कहा, हमारा रिश्ता है तो उसमें हम भी आ गए। जैसे बंदर और उसकी पूंछ का रिश्ता है कि बंदर जहां जहां जाएगा तो वहीं वहीं पूंछ भी जाएगी, तो जहां बंदर जाएगा वहीं पूछ जाएगी। तो भारतीय नागरिक के साथ है कि भारत का नागरिक यहां भारत के बाहर कहीं, जब तक वो भारत का नागरिक है, अब वो चला जाए कजाकिस्तान, वो चला जाए रसिया, वो चला जाए फिनलैंड, वो चला जाए स्वीडन,
वो चला जाए नॉर्वे, वो चला जाए ना जाए, आईपीसी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आईपीसी कहेगी तू चल मैं आई, ठीक है, तू चल मैं आई, और बाद में नहीं आई, साथ साथ चलो, ये कहती है। अर्थात अब बंदर और पूछ का रिश्ता याद रख लीजिएगा, जब बंदर जहां जहां जाएगा तो वहीं वहीं पूछ जाएगी, अगर बंदर मुड़ेगा तो पूछ भी मुड़ेगी, बंदर उचकेगा तो पूछ भी उचकेगी, वही हमारा रिश्ता है। अब हम जब तक भारतीय नागरिक हैं, जब तक भारतीय नागरिकता को छोड़ नहीं देते या हमसे छुड़ा ली नहीं जाती, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। तो जब तक आप भारतीय नागरिक हो और जब तक आप भारतीय नागरिक रहोगे, तो आपके साथ आईपीसी वैसे ही चलेगी जैसे एक बंदर के साथ उसकी पूंछ चलती है। मतलब आप जहां जहां जाओगे वहां वहां आईपीसी भी आपके साथ जाएगी। अब अगर आपने जाके अपराध कहीं कर दिया ब्राजील में, तो ब्राजील की विधि के अधीन आप दंडनीय हो या ना हो वो चीज छोड़ दीजिए, हो सकता है वो कार्य वहां अपराध हो या ना हो, लेकिन अगर आप भारत में वो अगर आप भारतीय हो और वो कार्य भारत में अपराध था, तो आप अपराधी माने जाओगे। आप किसी ऐसी जगह पे व्यक्ति है जो हिंदू है, वो जाता है किसी मुस्लिम कंट्री में, और उस मुस्लिम कंट्री में शरिया लॉ एप्लीकेबल होता है। वो हिंदू जाके यहां पर वो क्या कर सकता था, क्या दो शादी कर सकता था? नहीं कर सकता था, वो भारतीय नागरिक है, लेकिन वो कहता है कि चलो हम भारत में तो नहीं कर सकते, हम विदेश में जाके करते हैं। वो किसी मुस्लिम कंट्री में जाके शरिया लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू होते हुए क्या करता है, दूसरी शादी कर लेता है। जब उससे पूछा था तुमने दूसरी शादी कर ली, तो वो कहता है जहां हमने की वहां तो अपराध नहीं था। तो ठीक है, अच्छी बात है, वहां अपराध नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। अब यहां पे कोई व्यक्ति उसकी कंप्लेन कर देता है, जिसमें दुई विवाह किया, 494 बाइगेमी। अब वो व्यक्ति डिफेंस ले रहा है कि हमने जहां किया वहां तो नहीं था अपराध, लेकिन यहां अपराध है कि नहीं, यहां अपराध है। अब क्या होगा? तो कह रहा है कि अगर उसने जहां अपराध किया है वहां अपराध है या नहीं हमें मतलब ही नहीं है। अगर वहां अपराध होगा तो वो तो लॉ एप्लीकेबल हो ही जाएगा, और ना भी हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति भारतीय है तो हमें देखना है कि भारत में वो चीज अपराध है। हाँ, भारत में तो वो चीज अपराध है, तो फिर तुम दोषी माने जाओगे, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता भारत के साथ है। तुम भारतीय नागरिक हो तो तुम दुनिया के किसी भी कोने चले जाओ, तुम इवन यहां पर भी चले जाओ जहां कोई नहीं रहता, या तुम एंटार्क्टिका भी चले जाओ, तो भी तुम्हारे ऊपर आईपीसी तो एप्लीकेबल होगी, अगर तुमने कोई ऐसा कार्य किया जो भारत में अपराध है, भले वो उस देश में अपराध हो या नहीं हो। क्योंकि आप देखते हो बहुत सारी मॉडर्न सोसाइटीज है, आप अमेरिका वगैरह चले जाए, कुछ ऐसे देश है जहां पे आप मतलब नॉर्मली कुछ भी कैसे भी कपड़े पहन के घूम सकते, इवन कहीं बहुत सारी सिटी कंट्री जहां पे न्यूड भी व्यक्ति घूम लेते हैं किसी फैशन के नाम पे। हो सकता है वहां पे आपका न्यूड घूमना अपराध ना हो सकता है, लेकिन अगर वही चीज आप क्या कर रहे हो भारत में करोगे तो भारत में तो अपराध है। अश्लीलता आपकी जो सेक्शन 292 293 रखी हुई है, तो अगर वहां पे किसी व्यक्ति ने आपको देखा जो भारतीय था, उसको लगा, या किसी ने आपकी कंप्लेंट लॉन्च की, तो देन इट इज एन ऑफेंस, तो फिर वो ऑफेंस हो सकता है। मतलब एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि हो सकता है, और आप आईपीसी तो आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगी। पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 2, पहले पढ़ लेते हैं। 2 क्या बोल रहा है? एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू बी पनिश अंडर दिस कोड, हर व्यक्ति इस कोड के अधीन दंडनीय माना जाएगा, एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, हर एक्ट और ओमिशन के लिए, ठीक है, कॉन्ट्री ऑफ द प्रोविजन, जो उसने इस अधिनियम के उल्लंघन में किया है, ऑफ विच ही वाज गिल्टी विद इन इंडिया, वो विद इन इंडिया क्या माना जाएगा? गिल्टी माना जाएगा। था अब कोई भी व्यक्ति का बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आ जाएगा वो भारत में गिल्टी होगा। भारतीय नागरिक तो होंगे ही होंगे, एक विदेशी भी होगा। सेक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब बोल रहा है भारत के परे किए गए किंतु भारत के परे किए गए किंतु भारत के भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे मतलब भारत के बाहर अपराध किए, लेकिन ऐसे अपराध है जो भारत में दंडनीय है, तो उनका भारत में विचारण आप करके उसको क्या कर सकते हो? दंडित कर सकते हो। इसके साथ सेक्शन 188 भी पढ़ी जाती है सीआरपीसी के। इसके साथ लिखिए सेक्शन 3 और 4 के साथ 188 पढ़ी जाती है सीआरपीसी के। जब व्यक्ति का ट्रायल कहां पे होगा? अपराध तो उसने किया यहां पर, उसका ट्रायल कहां पर होगा? तो बोलेगा जब वो उसको लाया जाएगा, तो जहां पर लाया जाएगा उस वहां पर उसका ट्रायल किया जाएगा। पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, 188 सीआरपीसी। भारत से परे किए गए, परे मतलब भारत के बाहर, अपराध जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अधीन ऐसे बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत में किया गया है। अब भैया आपने कार्य तो भारत में बाहर किया, मतलब व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है या इस स्टेट में, कनाडा में, कि जो भारत में करता तो अपराध होता, तो कहता अगर वो भारत में करता तो अपराध होता, तो मान लो कि वो उसने भारत में ही वो अपराध किया है। मतलब इसको क्या कर रहा है, ये एक प्रकार से आपको खींच के ला रही है सेक्शन, ये सेक्शन आपको खींच के ला रही है। मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, कि हमारा जुडिक्शन नहीं है कनाडा में, लेकिन अगर तुम भारतीय नागरिक और तुमने अपराध किया तो हम तुम्हें कनाडा से कहां खींच के ला जाएंगे? इंडिया लाएंगे, और तुम्हारा ऑफेंस के लिए क्या कर लेंगे? ट्रायल
कर लेंगे। तो ये सेक्शन आपका जनरली बता रही है। क्लियर हुआ? वो दिया है कल स्टेशन नहीं दिया है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब जो अपन ने सेक्शन 2 पढ़ी थी कि हर व्यक्ति पर आईपीसी एप्लीकेबल होगी, क्या कुछ लोगों को इससे छूट भी मिली हुई है? अपन ने पढ़ा ना कि भारत के अधीन, भारत के अंदर कोई भी अपराध करेगा, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो चाहे कोई भी हो, अपराध दंडित माना जाएगा। अब प्रश्न था क्या कोई विदेशी है, कोई विदेशी है? अब जैसे कुछ लोगों को क्या इससे छूट मिली है, तो हाँ कुछ लोगों को। जैसे हम बात करते हैं विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष, अब समझो अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए और यहाँ पे किसी का मर्डर कर दे, तो फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, आईपीसी के अधीन चार्ज नहीं लगाएंगे। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज है, उसका वो अपराध माना जाएगा, लेकिन हमारी विधि के हिसाब से नहीं, वो जिस देश का उसके हिसाब से होगा उसका। तो अगर विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब किसी का प्रधानमंत्री, किसी का राष्ट्रपति, उसको भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर भी आईपीसी उस प्रकार से एप्लीकेबल होती है। जब वो अपने कार्य के दौरान अगर कोई अपराध करते हैं तो उन पर उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको कुछ उन्मुक्ति देते हैं। उन्मुक्ति मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल अपराध नहीं माना जाएगा, बट अर्थात उन पर जैसे हमारे हिसाब से ऊपर लागू होगी वैसे नहीं होगी, अर्थात उनको कुछ इम्यूनिटी देते। बोलिए, तो आप लिख लेंगे सेक्शन 2 के 2 में जो सेक्शन 2 है उसके हिसाब से हमने कुछ लोगों को इम्यूनिटी देखी रखी है, जिनके ऊपर आईपीसी क्या करती है, इम्यूनिटी देती है। जैसे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, किसी स्टेट का हेड, स्टेट का हेड मतलब भारत के बाहर विदेशी राज्य का हेड, या भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, या किसी अन्य राज्य के क्या होते हैं, राजदूत होते हैं, जिनको एम्बेसडर्स बोलते हैं। इनको हमने क्या किया, कुछ छूट दी है। अब छूट किस एक्सटेंट तक है इसके बारे में अभी जिक्र नहीं करना है, लेकिन क्या की छूट दी है, इनके ऊपर अलग से चालू होती है, ठीक है। इनको इम्यूनिटी दी गई है, इनके ऊपर अलग प्रकार से चालू होती है। इज इट नाउ क्लियर? यहां तक चीजें हुई क्लियर? चलिए, इसके बाद अब पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है। सेक्शन 4 से अपन चलेंगे। अब रिवीजन कर लीजिएगा, इतना कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी अपन सेक्शन 4 से देखेंगे अपन कल। चलिए, आज के लिए इतना ही।